ईरान और इज़राइल में क्या हुआ था कि वो वॉर एस्केलेट हो गया जहाँ पर यूएस फिर इज़राइल की साइड ले एक रहा है? तो इज़राइल को ये चीज़ पता है कि अब उसको खतरा है नहीं किसी से, सिर्फ़ एक ही से खतरा और वो है ईरान। और वो भी क्यों खतरा है? ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। कि इंडिया की जब फॉरेन पॉलिसी की बात करें, व्हाट इज़ वन थिंग दैट इंडिया इज़ डूइंग राइट? भारत की एक जो अच्छी बात यही रही है कि सबके साथ हमारा रिलेशंस मेंटेन है और यही नतीजा है। अदरवाइज़ आप सोचो भारत में एनर्जी क्राइसिस आ सकता था। इनफैक्ट आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप वगैरह पास हुए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट शिप जो पास हुआ है वो भारत का है। क्योंकि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीडॉलराइज़ेशन एंड आपको लगता है डीडॉलराइज़ेशन होगा या नहीं होगा? बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आपको डी-डॉलराइज़ेशन करना है ना, तो सबसे पहले तो ये पेट्रो डॉलर का सिस्टम खत्म करना है। पेट्रो डॉलर इज़ सिंपली दैट कि जहाँ से भी आप क्रूड ऑयल खरीदते हो, आपको वो पेमेंट डॉलर में करना है। एक आईएएस ऑफिसर इनकी क्या एवरेज सैलरी होगी स्टार्टिंग में? एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो खर्च हो 7-8 लाख के आसपास, पूरा पर्क्स अगर आप मिला दो। बट ये क्या पर मंथ या पर मंथ की मैं बात अच्छा कर रहा हूँ। 8 लाख रुपए पर मंथ 7-8 स्पेंड ऑन एन आईएएस हाँ, ऑफिसर हाँ, एवरी आराम मंथ। आराम से, आराम से। वाओ! तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव सान्याल आपने नाम हाँ, सुना हाँ, होगा। संदीप सान्याल। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे पॉडकास्ट पे दैट यूपीएससी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कहना चाहोगे ये स्टेटमेंट पे? मैं इससे सहमत भी हूँ, असहमत भी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने पता है आपके वीडियोज़ में जब सीए की इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा था, मैं सीए बनने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। वो 3-4 महीने का फ़ेज़ था पूरा। हर एक वीडियो मैंने आपकी तब भी ऑलमोस्ट एवरी डे आपके 1 या 2 वीडियोज़ आते थे स्टडी आईक्यू के चैनल पे एंड मैं सारे वीडियोज़ देखता था एंड मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी ये थी कि आप दिखते कैसे रहोगे? बिकॉज़ आपके फेसलेस वीडियोज़ है और आपकी आवाज़ जो है वो मेरे मतलब ऐसे दिमाग में मैं रात को सोता भी था तब वो आवाज़ ऐसे थोड़ी ये कर दी थी एंड आई एम नॉट इवन किडिंग मतलब वो दिमाग में वो आवाज़ फिट हो गई थी। और आज मेरे को मतलब मौका मिल रहा है कि आपसे मिलने का मेरा क्यूरियोसिटी तो खत्म हो गया, आप दिखते कैसे हो एंड आपकी आवाज़ सुनने मिलेगी बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आपके वीडियोज़ ने इतना हेल्प किया है मेरे जैसे लोगों को, मेरे दोस्तों को। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ऑल दोज़ वीडियोज़ एंड कुडोज़ टू ऑल द अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू कुशल फॉर दिस। आई थिंक क्या होता है ना, हम भी जब वीडियो बना रहे होते हैं, एक ऐसा लगता है ना कन्फाइन हो गए हैं एक जगह पर। और इतने साल से वीडियो मैं बना रहा हूँ 2019 उससे पहले से भी। तो अ, पता ही नहीं चल पाता है जब आप बाहर निकलते हैं एंड जब पता चलता है कि उसने देखा हुआ है वीडियो एंड जब लोग बताते हैं एंड कितना इम्पैक्ट गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो हेल्प होता ही है, बट आई थिंक मेरी जो ऑडियंस है उसमें जो जनरल ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। 90% इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा। एंड वो हो गया आजकल क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ में इतना एक ही न्यूज़ को खींच रहे हैं, 4-4 घंटे चल रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक उसको जो 10 मिनट में मिल जाता है ऑडियंस को, तो अ, वो उसके लिए लोग देखने लग गए हैं ये चीज़। आपको कभी ऐसे एयरपोर्ट पे लोग रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं? क्योंकि आपके तो फेसलेस वीडियोज़ हैं, तो आवाज़ से करते हैं या फेस से अभी करते हैं? हुआ था, मैं नेपाल से आ रहा था, हुँ। मेरा ससुराल है नेपाल, काठमांडू से मैं आ रहा था। तो जो कस्टम में होते हैं, कस्टम ये इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने पासपोर्ट दिया। देन ही वाज़ लाइक, वो मेरे को डरा दिया एक बार तो। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि अंकित अग्रवाल आप क्या क्या काम करते हो आप? ही वाज़ लाइक, एक बार मैं कहा क्या हो गया? मैं कहा नहीं, मैं छोटा-मोटा वीडियोज़ बनाता हूँ यार वीडियो पे। अरे सर मैं तो कितना आपका देख के क्लियर किया हूँ। मैं कहा यार ठीक है, आराम से बोलना था यार। मैं कहा डर गया, मैं कहा कुछ और सर। ये वाला था। तो एंड उसने अपने कोलीग को भी बताया बगल में इमिग्रेशन हुँ, ऑफिसर ने कि देखो अंकित सर ये। तो अच्छा। अच्छा मोमेंट लगता है। दैट्स व्हाट सही कहा आपने कि अ, फेस से तो नहीं जानते हैं, लेकिन आवाज़ सुनते हैं उससे तो अच्छा लगता है जान के कि हाँ, इम्पैक्ट गया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो या राइट, अमेजिंग। तो इस पे अभी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना है आपके साथ एंड बिकॉज़ यू हैव प्लेथोरा ऑफ नॉलेज ऑन लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग्स प्लस इसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंस पे। तो आई वांट टू डीप डाइव इनटू एवरीथिंग राइट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी टू यूपीएससी कोचिंग टू स्टूडेंट्स के साथ कैसे मतलब स्टूडेंट्स कैसे मोटिवेटेड रहे एटसेट्रा। सो लेट्स डिवाइड इट इनटू कपल ऑफ पार्ट्स। तो सबसे पहले ईरान, इज़राइल और यूएस की बात करते हैं, वॉर की बात करते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू दैट। एंड जिन लोगों को पता नहीं है कि यूएस क्यों अटैक कर रहा है ईरान पे, आप थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हो कि क्या चल रहा है एंड इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर आप ऑफिशियली देखोगे, यूएस और इज़राइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, ऑफिशियल रीज़न क्या है? कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कहीं से भी दूर-दूर तक ये लग नहीं रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो जो सुप्रीम लीडर इनका मारा गया, अयतुल्ला खमैनी, उसने फतवा जारी किया हुआ था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएँगे। वो छोड़ दो आप,
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने खुद कहा है कि अभी कहीं से भी संकेत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर हो क्या रहा है? इनफैक्ट ट्रम्प अपने ही वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 2025 में भी कुछ दिन वॉर चली थी, आपको याद होगा, ईरान और इज़राइल के बीच में। और लास्ट में जाकर अमेरिका ने क्या किया, अपने बॉम्बर्स भेजे और उनके प्लांट्स के ऊपर गिरा दिया था, न्यूक्लियर प्लांट्स पर। तो उस समय ट्रम्प का क्या स्टेटमेंट था? अगर सबको याद हो तो। ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि अब हमने उनके न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो अब बहुत पीछे चले गए। तो अगर ट्रम्प उस समय सही था, तो अभी क्या है फिर? तो क्वेश्चन यही आता है कि फिर चाहता क्या है अमेरिका? आई मीन जिस तरह से पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। अंडरस्टैंड वन थिंग कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी इस वॉर में हैं इस समय। भले ही गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा हो डायरेक्टली मिसाइल्स का, बट इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो भारत को भी झेलना पड़ रहा है। हर एक देश को झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इस समय वॉर की सिचुएशन में है। तो अमेरिका अल्टीमेटली आपको समझना है कि 2-3 एंगल आपको देखना होगा। एक तो जहाँ पर भी ऑयल है, वहाँ अमेरिका है। फिर यहाँ पर एक जो लिंक है जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं कि चाइना का एंगल, चाइना को कैसे सप्रेस किया जाए। तो इसको थोड़ा-सा आप हिस्ट्री में भी देखो, ईरान का जो हिस्ट्री रहा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी करंट के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। हम सब जानते हैं कि जैसे भारत है, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया था। ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर। तो ईरान के साथ भी वैसा था। ईरान में डायरेक्टली ब्रिटिशर्स वहाँ पर नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो रूल कर रहे थे। सबको पता होगा कि जो 1979 में रिवॉल्यूशन आया ईरान का, उसके पहले पहलवी डायनेस्टी जो शाह ऑफ ईरान हम जिसको कहते हैं, उसका रूल था। अब उसके पहले आप देखोगे तो वो कब से रूल चलता आ रहा है 1925 से। 1925 के पहले थोड़ा-सा अगर आप देखो ईरान में पहली बार जो ऑयल है वो मिला था 1900 के जस्ट बाद, आई थिंक 1908 में, पहली बार ऑयल डिस्कवर हुआ था। तो उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेशली ब्रिटिशर्स को लग गया कि यार यहाँ ऑयल है, यहाँ तो हमें ऑयल चाहिए। अब क्या होता है ना जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनको पता नहीं था कि ऑयल की कीमत क्या है। तो ब्रिटिशर्स आए, उनकी जो आज हम ब्रिटिश पेट्रोलियम कहते हैं ना जो बीपी, तो वो आए वहाँ पर ऑयल वगैरह निकालना स्टार्ट किए और उस समय जो 1925 में अपने ही पर्सन को, रेज़ा शाह पहलवी, उसको बैठा दिया। और वहाँ पर बैठाने के बाद ये हुआ कि सारा का सारा जो ऑयल का रेवेन्यू है 85% जस्ट इमेजिन ईरान का ऑयल है 84-85% ब्रिटिश के पास जाएगा उसका रेवेन्यू एंड हार्डली 15 से 16% ईरान वालों को मिलेगा। तो ये 1925 से चलता आ रहा था। अब होता क्या है इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो अ, आज के डेट में भी ईरान के अंदर हर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है 1950s की हिस्ट्री ईरान की एंड दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। जनरली हम बात करते हैं 1979 के बारे में, उससे लिंक करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1950s में क्या हुआ था। 1951 में एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है? जैसे आज हम प्रेसिडेंट कहते हैं ना, वैसे ही उस समय प्राइम मिनिस्टर का वो हुआ करता था। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे मोहम्मद क्या नाम है? जस्ट नाम में बहुत कमज़ोर हूँ मैं, भूल जाता है बार-बार। मोसादे, मोहम्मद मोसादे। तो 1951 में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो ईरान की भलाई चाहते थे। उन्होंने क्या किया, एक झटके में सभी जो ऑयल कंपनीज़ है उसको नेशनलाइज़ कर दिया एंड आई एम श्योर कि नेशनलाइज़ सबको पता होगा। जैसे भारत में बैंक नेशनलाइज़ेशन हुआ था, सरकार के अंडर में आ जाती है, पब्लिक मनी से उसको खरीद लिया जाता है। तो वो जब हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स को बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ? सारा पैसा तो अब चला गया। 2 साल के अंदर-अंदर ब्रिटिश सीआईए को कॉन्टैक्ट किया अमेरिका को। सीआईए ने पूरा अंदर से ईरान के अंदर एक आपस में ही एक नेगेटिव परसेप्शन स्टार्ट किया मोहम्मद क्या है, जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, मोज़ादे, उनके खिलाफ। उनको वहाँ से हटा दिया जाता है एंड देन यहाँ पर जो पहलवी डायनेस्टी है, वो पूरा रूल करने लगती है। एंड यहीं से हमें समझना होगा कि हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज़ यही करती आई हैं ईरान के साथ। और जो पहलवी डायनेस्टी फिर कंटिन्यू रही, शाह ऑफ ईरान जो हम कहते हैं, 1970s आते-आते ईरान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, लोग परेशान हो गए, करना क्या है? लोग सड़कों पर आ गए और उस समय एक बहुत ही पॉपुलर लीडर था खमैनी, जो अभी खमैनी मारा गया वो नहीं, अयतुल्ला खमैनी है अभी तो। उस समय अगेन नाम क्या है? रसुल्ला खमैनी करके लीडर थे उस समय। वो बहुत पॉपुलर थे। वो यूरोप में थे।
तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको बुलाया कि आइए हमारा सपोर्ट करिए। और लोग इतना चाह रहे थे खमैनी को कि जो शाह ऑफ ईरान है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ये कह दिया कि ही इज़ एंटी नेशनल। लोग भड़क गए और फिर पूरा इरानियन रिवॉल्यूशन होता है 1979 में। शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ता है। पहले वो इजिप्ट जाते हैं, फिर बाद में बाकी जगह। जैसे अभी उनके जो वंशज हैं, अभी जो बयान वगैरह भी रिसेंटली आए थे उनके, तो वो आपका अमेरिका में है इस समय। वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, रिवॉल्यूशन लाओ, ईरान के अंदर हटाओ, एक नया गवर्नेंस सिस्टम आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, ये 1979 से हमेशा से ईरान के ऊपर प्रेशर रहा और उसके बाद पूरा कुवैत वॉर होता है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पूरा 1979 के बाद इराक के ऊपर जो है सद्दाम हुसैन अटैक कर देता है, जिसको हम जानते हैं। इराक जो है वो अटैक कर देता है। वो 8 साल तक पूरी वॉर चलती है और उसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। ना यही होता है अक्सर, अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है आगे चलकर उसी के अगेंस्ट हो जाता है। फिर अल्टीमेटली आगे चलकर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ लिया। तो ये बेसिकली मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ 1979 से भी ईरान को ये बात पता थी कि एक ना एक दिन अमेरिका हमारे पीछे आएगा, एक दिन हमारे ऊपर भयंकर अटैक होगा। उसके लिए तब से लेकर अभी तक ईरान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना कि चाहता क्या है अमेरिका? तो यहाँ पर एक एंगल हमें ये भी समझना होगा कि चाइना को कैसे कंटेन कर रहा है। अब कैसे कर रहा है आई विल टेल यू। वेनेजुएला का अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था। अब आप देखो चाइना जो है वेनेजुएला से ऑयल लेता है। अब उसको रोक दिया यूएस ने पूरा अपने अंडर में लेके सब। सेम चाइना जो है लगभग अपना 15% इंपोर्ट ईरान से भी कराता है। अब उसको भी कट कर देगा सप्लाई अगर चाइना का, तो चाइना के लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा। चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चाइना और यूएस जिस दिन लड़ेंगे वो तो फिर अलग ही तरह का वॉर होने वाला है। लेकिन वॉर ना हो उसके पहले ही चाइना को कमज़ोर कर दो। तो ये एक पीछे चाल चल रही है। जहाँ तक मैं भी एक बिग पिक्चर देख पा रहा हूँ, इसके पीछे ये चाल है कि ऑयल प्लस चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। बट चाइना के अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं? चाइना और यूएस चाइना को और यूएस पहले क्या था, पहले कोल्ड वॉर चलता था, यूएसएसआर और अमेरिका थे। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंजर सामने आया अमेरिका का, वो चाइना है, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में देख लो, मिलिट्री टर्म्स में देख लो, स्पेस में, हर जगह। यूएस का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, वो चाइना है। तो अमेरिका थोड़ी चाहेगा कि उसके ऊपर कोई जाए, उसको तो कंटेन करना है। तभी तो वो भारत को भी साथ लेकर चलना चाहता है। वो तो ट्रम्प आए हैं, वो अलग ही खेल खेल कर दिए हैं, टैरिफ वगैरह का वो छोड़ ही दो। बट ये है इसके पीछे की कहानी कहीं न कहीं कि चाइना को कैसे कमज़ोर किया जाए। सो दिस इज़ द रीज़न। तो इसमें अभी फिर यूएस और इज़राइल, हुँ। इज़राइल का क्या कनेक्शन है और ईरान और इज़राइल में क्या हुआ था कि वो वॉर एस्केलेट हो गया जहाँ पर यूएस फिर इज़राइल की साइड ये ले रहा है? तो क्या है ना कि पहले इज़राइल को सभी आस-पास के देशों से खतरा होता था, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत, कोई भी हो गया। तो इज़राइल को तो सभी से डर था पहले। लेकिन अब जैसे सपोज़ अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, ट्रम्प ने करवाया। तो इज़राइल को ये चीज़ पता है कि अब उसको खतरा है नहीं किसी से। सिर्फ़ एक ही से खतरा और वो है ईरान। और वो भी क्यों खतरा है? ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। वो बार-बार यही कह रहा है कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, ये हमारे एक्ज़िस्टेंस पर वो आ जाएगी, बात आ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखो ना तो जिन-जिन देशों ने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने न्यूक्लियर के बारे में सोचा भी है, उसको वहाँ पर बॉम्बिंग पहले ही करा दिया। आई थिंक 1982 में इज़राइल ने बॉम्बिंग कराया था, आई थिंक शायद कुवैत में कि इराक में, कहीं कराया था ये। फिर 2007 में भी एक बॉम्बिंग कराई। मतलब जहाँ पर भी उसको लगता है खतरा है गल्फ़ कंट्रीज़ में कि वहाँ पर वो इज़राइल के एक्ज़िस्टेंस पर बात आ जाती है, तो उसको न्यूक्लियर प्लांट ही वहाँ से वो कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। इज़राइल को सबसे बड़ा डर ही ईरान से है इस समय और किसी से डर नहीं है। तो वो चाहता है कि जो इस समय रिजीम चल रही है, उसको हटाया जाए और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर रिजीम का मतलब जो अभी गवर्नेंस सिस्टम पूरा चल रहा है ईरान के अंदर, अगर आप देखो। तो इसमें क्या है कि ईरान में अभी प्रोटेस्ट हुए थे पिछले साल दिसंबर में। प्रोटेस्ट हुए तो वहाँ पर आपको याद होगा प्रोटेस्ट में कई लोग प्रोटेस्टर्स कह रहे थे कि यूएस प्लीज़ आओ हमारी हेल्प करो। उस समय अमेरिका हेल्प नहीं किया था। मेबी शायद ये जो वॉर हो रहा है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, वो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होता अगर अमेरिका और इज़राइल दिसंबर में या जनवरी में सपोर्ट कर देते। क्योंकि उस समय लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, लोगों में गुस्सा था और वो ऐसा नहीं कि रिजीम के खिलाफ थे। वो तो सुप्रीम लीडर को सपोर्ट ही करते हैं।
वहाँ के लोग। मेन क्या था कि इन्फ्लेशन और जिस तरह से इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, करेंसी डिप्रिशिएट हो रही थी उनकी, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसलिए लोग सड़कों पर उतरे थे। उस समय अमेरिका शायद हेल्प कर देता, तो ये फिर शायद ये रिजीम हट सकती थी। अभी तो क्या है कि आपने देखा होगा फर्स्ट डे जब अटैक किया गया था ईरान पर, ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप का सिंपल ये कहना था कि ये जो लोग हैं, वो अब आएँ और अपने इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करें। लेकिन लोग नहीं आए। तो सारा वहीं पर जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई थी अमेरिका की। क्योंकि वो ट्रंप ने यही बयान दिया था, फर्स्ट डे मुझे याद है, ट्रंप का बयान ही यही था कि हमने ईरान पर अटैक किया है, हम आपकी हेल्प के लिए आ गए हैं, अब लोग सड़कों पर आएँ और इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करें। क्योंकि यूएस के लिए अपने ग्राउंड ट्रूप्स को उतारना आसान नहीं होगा, ईरान एक डिफरेंट कंट्री है, ज्योग्राफी बहुत मायने रखती है। तो यही सब है, यहाँ पर भी यही खेल है कि इज़राइल का क्यों हो रहा है एंड इस पे तो करेंगे। और यूएस को अभी जैसे वेनेजुला पे कैप्चर कर लिया, उनको ग्रीनलैंड वगैरह भी कैप्चर करना है, तो उसका हुँ, क्या रीज़न्स है? वो तो ग्रीनलैंड अगेन ऑयल, हुँ, ग्रीनलैंड में अच्छा खासा ऑयल दबा हुआ है। ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंदर, ऑल्दो वो अपने आप में काफ़ी हद तक सॉवरेन है, उनकी खुद की पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है डेनमार्क के अंदर। और डेनमार्क ने भी साफ-साफ कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को नहीं मतलब टच नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब आप ऑयल निकालना स्टार्ट करोगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा, एनवायरनमेंट को खतरा होगा। तो वो नहीं चाहते, लेकिन ट्रम्प को ये बात थोड़ी समझ में आती है। ट्रम्प के लिए क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो बस जहाँ ऑयल दिख गया बस जाओ। तो वही है, वहाँ पर भी ग्रीनलैंड को इसीलिए लेना चाहते हैं। यू नेवर नो कब हो जाए, क्या हो जाए, अचानक से खबर आ जाए। वेनेज़ुएला वेनेज़ुएला सोचो यार, दुनिया का सबसे बड़ा रिज़र्व वेनेज़ुएला में है, ऑयल रिज़र्व। और क्या कारण होगा? तो यूएस बेसिकली वांट्स टू कंट्रोल ऑयल ऑयल एंड एनर्जी है उनको वही यार। करना है। किसी भी देश को गिराना हो, रोकना हो, उसकी एनर्जी सप्लाई रोक दो। अभी जस्ट इमेजिन करो भारत में हमारे पास एनर्जी नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है सड़कों पर, क्या हाल होगा? कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक सामान भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह कैसे करोगे? दैट इज़ कि इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे जो भी है, ट्रंप ने जो किया है, अब देखते हैं क्या होता है इसका इम्पैक्ट। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अ, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अब इस वॉर में। क्या होगा? मुझे डर तो इस बात का है कि ट्रंप सब चीज़ अपने ईगो पर ना ले लें। अब ईगो पर ले लिए, उनके मन में आ गया अमेरिका कि भई हमारी तो बहुत दुनिया में मज़ाक उड़ रहा है कि ईरान जैसा देश जो है हमारे ऊपर हावी हो गया। कल की डेट में कुछ न्यूक्लियर नहीं होगा न्यूक्लियर, यू नेवर नो क्या हो जाए। हुँ। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे मुझे तो बड़ा डर है इस बात से कि क्योंकि बार-बार सेटबैक लग रहा है ना। फाइटर जेट्स यार, मतलब इनविंसिबल कहा जाता था उनके एयर फोर्स को, कि हमारे फाइटर जेट को टच तो करके देखो। गिरा दिए, पायलट्स नीचे आ गए। आई थिंक जो दूसरा पायलट है अभी ट्रंप ने आज सुबह-सुबह बयान दिया है कि वो मिल गया है। तो इसमें अभी पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट है? अभी रिसेंटली लाइक ईरान ने मना किया कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पीस टॉक नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान क्यों आया था एंड पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट है इस पे? पाकिस्तान अगेन क्या है ना कि वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कि उसको भी रिलेवेंट रहना है थोड़ा-सा। और रिलेवेंट इसलिए क्योंकि एक तो बात सही है कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका बॉर्डर टच होता है ईरान के साथ। ईरान के साथ रिलेशन भी है, ठीक-ठाक है। ऑल्दो उसमें भी मिसाइलें चल जाती हैं। आई थिंक 2 साल पहले चली थी ना, ईरान ने मिसाइल दाग दिया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने भी फिर फायरिंग की। वो भी चला था। लेकिन जो भी है, रिलेशन है पाकिस्तान-ईरान का। और दूसरा क्या है, इस समय आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो लीडर हैं, वो ट्रंप के काफ़ी क्लोज़ हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना दुनिया में अपना थोड़ा-सा दबदबा बढ़ाया जाए, दिखाया जाए कि देखो, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए वो कोई स्विट्ज़रलैंड तो है नहीं, ना तो वो कतर है। एक न्यूट्रल वेन्यू होता है ना, जिसको दोनों पार्टीज़ एक्सेप्ट करें। ईरान को ये बात पता है कि पाकिस्तान जो भी करेगा वो ट्रम्प के इशारे पर करेगा। तो व्हाई विल ईरान एग्री टू हैव टॉक्स एट इस्लामाबाद? पाकिस्तान तो अभी ट्रम्प जो कहेगा वो देखा है ना सबने वीडियो। ट्रम्प ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में 4 फाइटर जेट गिराए। शहबाज शरीफ फिर हाँ, हाँ 4 हमने मार दिए थे इंडिया के फाइटर जेट। ट्रम्प ने बोला 5 तो कहे हाँ, हमने 5 मार दिए। 6 आई थिंक लास्ट 7 तक आए ये लोग। उसके बाद डोंट नो लेट्स सी 9 तक आ जाएँगे 10 तक।
शहबाज़ शरीफ भी वही फिर बोलने लगता है, वो उसके लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाता है कि यार मैंने तो 4-5 बोला था, अब 7 पे आ गया है। क्योंकि वो ये नहीं बताएगा ना कि हाँ, 4 ही गिरे, तो फिर मतलब इसका मतलब 3 तुम्हारे भी गिरे। तो ठीक है, फ़नी कंट्री है, बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। और पाकिस्तान का आपको क्या लगता है लाइक इंडिया और पाकिस्तान में मतलब क्या हो सकता है इन लेट्स से 2026 2027 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वॉर भी वापस हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं है, अभी कोई सिनेरियो नहीं है, ये हुँ, सब हुँ। स्पेकुलेशंस हैं। मुझे नहीं लगता, आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन कि भारत के ऊपर क्या कोई टेररिस्ट अटैक होता है, क्योंकि भारत ने एक चीज़ क्लियर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल दिया था कि कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा और उसका लिंक अगर डायरेक्टली पाकिस्तान से आया, तो फिर हम पाकिस्तान को ही दोषी मानेंगे। वी आर इन ऑल टाइम वॉर देन। ये तो कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। जब हमारे ऊपर अटैक होगा, फिर हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान। और भारत ने क्या होशियारी की है, आई थिंक बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बात से कि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राइट? कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अचानक से भारत क्यों मान गया? आई थिंक ये बात समझनी होगी, और स्पेशली आज के ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट में। यानी ये पूरे दुनिया के लिए सबक है। इनफैक्ट ये चीज़ अभी रिसेंटली जो हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि पूरी दुनिया को इससे लेसन लेना चाहिए कि वॉर को तो आप स्टार्ट कर देते हो, लेकिन वॉर एंड कब करना है, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने वॉर तो स्टार्ट कर दिया, इसका एंड क्या है? लॉस ही लॉस हो रहा है। भारत ने तो अपना ऑब्जेक्टिव एकदम फर्स्ट डे से ही क्लियर कर दिया था। आपने हमारे ऊपर अटैक किया, हम आपके टेररिस्ट कैंप, इतिहास में पहली बार हुआ कि हमने उनके टेरिटरी में जाकर वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनको उड़ाया, फर्स्ट डे। 7 थे ना, 7 या 9 टेररिस्ट कैंप पर हमने हमला किया था। फिर भारत ने कहा कि अगर आप एस्केलेट करोगे, तो फिर हम उसी हिसाब से जवाब देंगे, और वही चीज़ हुआ। भारत ने बहुत सोच समझ कर रिस्पॉन्ड किया। जब एक मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रहा था, हमने बीच में उसको रोक दिया सिरसा के पास, अभी भी खबर है। दिल्ली की तरफ फायर किया था। फिर तो उसी रात हमने 10 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 तारीख की रात को उनके सारे एयर बेसेस पर, चाहे वो नूर खान एयर बेस हो, सरगोदा हो गया, क्या हालत की थी। सैटेलाइट के साथ पिक्चर दिए थे। पाकिस्तान भी बातें बड़ी-बड़ी करता है, एक प्रूफ नहीं दे पाया। तो वही चीज़ है कि भारत ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से कि इतना एस्केलेट करोगे तो हम ये करेंगे। हमें कोई थोड़ी जंग में रहना है यार, कोई बेनिफिट थोड़ी होता है जंग में जाकर। लॉस ही होगा ना, देश का लॉस होगा, इकोनॉमी को लॉस होगा, सब कुछ। तो भारत ने बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम एग्रेसिव कंट्री नहीं है कभी भी। वी आर कैलिब्रेटेड पावर। जिस तरह का उधर से चीज़ें होंगी, वैसा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। आई थिंक ये वॉर का मेन ये की टेक अवे कि ये वॉर के वजह से मैं मतलब ये ऐसा वॉर है कि जहाँ पर कोई भी किसी भी कंट्री को कोई भी लाइक फ़ायदा हुआ ही नहीं, सारे कंट्रीज़ लॉस में हैं। क्योंकि यूजुअली लाइक प्रीवियस वॉर्स में एटलीस्ट लाइक जो विनर होता है या तो एक कंट्री की कोई होती है कि जिसको फ़ायदा होता है। बट ये वाले केस में ऐसा वॉर है कि यहाँ पर कोई भी कंट्री को कुछ भी लाइक फ़ायदा नहीं, सबको लॉस ही हो रहा है। यार अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कौन-सा वॉर जीता है? टेल मी। एक वॉर बता दो। वियतनाम में 20 साल तक रहा, अफ़गानिस्तान में इतने सालों रहा। क्या जीत लिया उसने? टेररिज़्म खत्म कर दिया क्या अफ़गान? कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका की क्या हमेशा से स्ट्रैटेजी रहती है, जब भी उसका कोई लीडर आता है, उसको ये लगता है कि यार उसके पास बहुत पावर है, गज़ब की एयर फ़ोर्स है। तो वो क्या करता है ना, कहीं भी जाता है कमज़ोर देश पर, उसको फ्लैट कर देता है। बॉम्बिंग करते जाओ, एकदम मिसाइलें दाग दो पूरा, उसको फ्लैट कर दो पूरे उस जगह। और उसको ये लगता है कि फिर वो वॉर जीत जाएगा, बट होता नहीं। और ईरान ने तो दिखा दिया, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ईरान वाला ये जो होने वाला है ना, ये बहुत बड़ा, ये याद रखा जाएगा आगे के लिए। मतलब इससे पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाला है इस ईरान वॉर की वजह से। लेट्स सी अमेरिका, यूएस कब विथड्रॉ करता है वहाँ से। बोल तो दिया इन्होंने स्टेटमेंट, 2 से 3 हफ्ते में हम कर देंगे। लेट्स सी कब होता है। लेकिन इससे अभी तक तो साफ दिख रहा है कि ईरान का अपर हैंड है। और ईरान ने भी बहुत अच्छा जैसे अपना एस्केलेशन का लेवल रखा है कि आप हमारे ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करोगे, तो हम भी गल्फ कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। आप हमारे डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक करोगे, हम भी वही चीज़ करेंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ था स्टार्टिंग में वॉर के, ईरान के एक स्कूल पर बॉम्बिंग हुई। 170 की 180 बच्चियाँ मारी गई थी। बड़ा एक ओह माय गॉड! लेकिन ईरान ने वो रिटेलिएट नहीं किया कि हम भी गल्फ कंट्रीज़ के स्कूल पर अटैक कर देंगे। तो वो भी एक मैसेज सेंड करता है ईरान।
वो एक दिखा रहा है ना कि देखो हम कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी ब्रिज सबसे बड़ा ब्रिज गिराया है ना, अभी ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर दी है 8 ब्रिजेज़ की, गल्फ कंट्रीज़ में जो बहुत इंपोर्टेंट ब्रिजेज़ हैं। लेट्स सी क्या उस पे होता है, नहीं होता है। अच्छा मतलब ईरान वो डिस्ट्रॉय करना चाहता डिस्ट्रॉय है। करेगा। 8 इम्पोर्टेंट जो बहुत फेमस ब्रिजेज़ हैं, हुँ। चाहे वो यूएई में हो गया, सऊदी अरब में हो गए। 8 ब्रिजेज़ की लिस्ट जारी किया है ईरान ने। बट ये ब्रिजेज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वहाँ पर क्यों अटैक कर रहे हैं? ये व उनका क्या कनेक्शन है वहाँ हाँ, पर? तो सिंपल है ना कि ईरान के पास वो रेंज नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अटैक करे, हुँ, अमेरिकन मेनलैंड पर। वो अटैक नहीं कर सकता, वो रेंज नहीं है। हुँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, गल्फ कंट्रीज़ ने तो साथ दिया है ना अमेरिका का। एयर बेसेस हैं। मतलब दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट बहरीन में है ना, अमेरिका की जो 5th फ्लीट जिसको हम कहते हैं, उसको तो तबाह कर दिया ईरान ने। वहाँ से वर्क नहीं कर सकता है अमेरिका, ये हालत हो गई। तो अमेरिका के बेसेस हैं, अल दफ्रा है वहाँ पर यूएई में। तो इस तरह के बहुत सारे जो बेसेस हैं, तो ईरान यही कह रहा है कि भाई आप सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर ओमान, इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था और उसमें बताया भी था कि जो ओमान है, इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल कंट्री। सारे गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक होगा, ओमान पर आप देखो कोई अटैक नहीं होगा। क्यों? इट्स काइंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, कि हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई लेना नहीं है। तो वो चीज़ है। ईरान भी ये कह रहा है कि जब आप मदद करोगे, तो हम भी तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, और किसी ने एक्चुअली सोचा नहीं था। गल्फ कंट्रीज़ ने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा कि चलो जो बेसेस हैं, जो अमेरिका के बेसेस हैं, वहीं पर अटैक होगा। लेकिन ईरान ने भी बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्ले किया, क्योंकि पेपर में देखो तो ईरान कहीं भी नहीं है अमेरिका के मुकाबले। तो उसको तो वॉर में तो आपको स्ट्रैटेजी चलनी होती है ना। उन्होंने तो बहुत लंबे समय से सोच के रखा था ईरान ने, क्या करना है हमें, जिस दिन ये होने वाला है। तो ये है, इसलिए गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक कर रहा है ईरान। व्हाई डू यू कॉल ईरान अ जियोपॉलिटिकल डोमिनो? अ, यार ईरान ने जो प्रूव किया है अभी, अभी आई विल टेल यू व्हाट, कि ये वॉर खत्म होगा ना, खत्म होना है, यूएस विथड्रॉ करेगा। जहाँ तक अभी तक जो चांसेस लग रहे हैं, अभी न्यूक्लियर वगैरह पर मामला आ जाए वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अभी तक जो चांसेस लग रहे हैं, अ, ईरान विल इमर्ज एज़ द अ, बिगेस्ट पावर इन द मिडल ईस्ट। इट इज़ गोइंग टू इमर्ज द बिगेस्ट पावर, एंड फिर वो अपने हिसाब से, अब सऊदी अरब को भी डर हो जाएगा। सऊदी अरब तो अभी प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको अमेरिका से। लेकिन सऊदी अरब को भी ये समझ में आ जाएगा, सारे गल्फ कंट्रीज़ को समझ में आ जाएगा, भई अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ईरान फिर, भले ही ईरान को नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्रेसर कौन था? एग्रेसर तो अमेरिका था ना, प्रूफ तो अमेरिका को करना था। जो उसका मेन मकसद था अमेरिका का, वो पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब अमेरिका वॉर हारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईरान ने पूरा सब डायनामिक्स चेंज कर दिया है, पूरे वॉर का। एसिमेट्रिक वॉर को किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से जीता जाता है। आप ईरान के सारे टॉप के लीडर्स को हटा दो, मार दो, कल वापस से सब इमर्ज हो जाएँगे। उन्होंने तो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे चली हुई है। अपने 31 प्रोविंसेस को अलग-अलग बाँटा हुआ है, 31, जो ईरान है पूरा, उनके अलग-अलग 31 में हर जगह लीडर हैं। उनके अंडर में अपने अलग-अलग मिसाइल्स हैं, और पूरा लीडरशिप पहले से तैयार है कि ऊपर की लीडरशिप गई, फिर आ गई। वो लीडरशिप गई, फिर आ गई, करते रहो। तो ये है, मतलब इसीलिए ईरान ने पूरा बदल दिया सब कुछ। अभी आई थिंक खमनी के डेथ के बाद भी उनका जो बेटा है बेटा है, जो हाँ, जो मुज्तबा ख़मेनी, हाँ, तो हाँ। वो अभी रूल कर रहा है, राइट? रूल कर रहे हैं, एंड उनको भी ऐसे बनाया गया। एक्चुअली क्या होता है ना, ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर होता है कोई हुँ। भी, उसको बहुत ही हाई लेवल का क्लेरिक होना पड़ता है, उसको नॉलेज होनी पड़ती है। बट मुज्तबा ख़मैनी के साथ एक्चुअली ऐसा था नहीं, बट सिंपली अभी बना दिया गया है। और इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुज्तबा ख़मैनी आईआरजीसी के काफ़ी क्लोज़ थे, और इस समय ईरान को चला रही है आईआरजीसी ही, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। क्या है ये? अ, बेसिकली मिलिट्री है वहाँ की। अच्छा। इट्स नॉट जस्ट आर्मी, इट्स लाइक कि पूरा सिस्टम इस समय आईआरजीसी पर चल रहा है। मतलब उनका पहले से तो कंट्रोल था ही, लेकिन अभी तो सारे इंस्टीट्यूशंस पर आईआरजीसी का ही कंट्रोल है। इनफैक्ट आपने सुना होगा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, वहाँ से शिप पास नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर भी आईआरजीसी की मिलिट्री तैनात है। उनका बेस है वहाँ पे, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। तो मुज्तबा ख़मैनी बने इसीलिए क्योंकि वो आईआरजीसी के काफ़ी क्लोज़ थे, ख़मैनी के बेटे थे, तो बना दिया गया है सिम्बॉलिकली एक बार। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उनका भी बयान आया नहीं है, पब्लिक में भी अभी तक आ नहीं पाए हैं। ये सब केस में आपको क्या लगता है कि इंडिया की जब फॉरेन पॉलिसी की बात करें,
So what is one thing that India is doing right and what is one thing that India is doing wrong according to you? राइट। तो एक तो यार रॉन्ग का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिसेंटली इनफैक्ट हमारे देश में जो अपोज़िशन है, उन्होंने बहुत ही वैलिड ये चीज़ उठाया था। एक तो जो सुप्रीम लीडर की डेथ हुई थी ईरान में, तो स्टार्टिंग के आई थिंक 1-2 दिन तक भारत ने ऑफ़िशियली कोई बयान नहीं दिया था। तो वो थोड़ा-सा एक मिस्टेक हुआ था एंड आई थिंक फिर भारत सरकार ने उसको सुधारा भी था तुरंत। जब अपोज़िशन से भी प्रेशर आया आई थिंक सरकार को भी रियलाइज़ हुआ होगा कि इस तरह क्योंकि हमें चीज़ों को बैलेंस करना है। तो भारत की एक जो अच्छी बात यही रही है कि सबके साथ हमारा रिलेशंस मेंटेन है। ये सबसे बड़ी जीत है एक तरह से कह सकते हैं। इनफैक्ट मोदी जी जब भी ट्रैवल किए हैं पूरे दुनिया भर में, तो उसी का ये नतीजा है कहीं न कहीं। ये सब मिलकर होता है। आप दुनिया के हर एक देश में जाते हो, जगह-जगह अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत होती है, हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम इज़राइल के साथ भी हैं, हम रशिया से भी बात कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं। हम ईरा भारत की पॉलिसी ये रही है कि भाई देखो हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान है वो एक अलग ही केस है, वो छोड़ ही दो। अगर आप हमसे दुश्मनी चाहोगे तो चलो दुश्मनी ठीक है, लेकिन हम सबके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं। हमें क्या लेना-देना भाई? सस्ते में ऑयल मिल जाएगा हम वो ले लेंगे। हमें तो अपनी इकोनॉमी को देखना है। तो यही रहा है कि भारत की अच्छी बात यही रही कि जो रिलेशंस मेंटेन कर किया है हमने और यही नतीजा है। अदरवाइज़ आप सोचो भारत में एनर्जी क्राइसिस आ सकता था। इनफैक्ट आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप वगैरह पास हुए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट शिप जो पास हुआ है वो भारत का है। चाइना की भी जा रहा है वहाँ पर, जिसको अलाउ कर रहा है ईरान। तो भारत का इनफैक्ट आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब से वॉर स्टार्ट हुआ है 8 शिप्स पास हुए हैं वहाँ से, भारत के, व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जिसमें एलपीजी है, क्रूड ऑयल है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, कि हम मेंटेन कर पा रहे हैं रिलेशन। तो इसमें इंडिया बेसिकली मतलब न्यूट्रल स्टांस ले रहा है, राइट? लाइक न्यूट्रल ईरान, है। सी इज़राइल, एक यूएस डिफरेंस के साथ। समझना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। नेहरू जी के समय से नॉन अलाइनमेंट चलता रहा था। वो पॉलिसी क्या होती थी कि हम किसी के साथ नहीं हैं। व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट? जिसको जो करना है करो, उस समय यूएसएसआर और यूएस 2 पावर्स थे। हम किसी के साथ नहीं, भले ही वो बोलने वाली बात थी, टिल्ट तो हम यूएसएसआर की तरफ थे ही, बाद में चलकर हुए ही। तो वो नॉन अलाइनमेंट होता है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। अभी क्या है हमारा स्टैंस मल्टी अलाइनमेंट, हम सबके साथ हैं। मतलब होने को तो दोनों काफ़ी हद तक सेम चीज़ लग रही है, लेकिन है काफ़ी बड़ा डिफरेंस। पहले हम किसी के साथ नहीं करना चाहते थे। अगर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। हम इसके साथ दोस्ती करेंगे तो तीसरा देश बुरा मान जाएगा। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो सबके साथ दोस्ती करेंगे, मानना है मानो बुरा, हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो भारत अपना रहा है। एंड डू यू थिंक दिस इज़ राइट? एब्सोल्युटली राइट यार, फ़ायदा हो रहा है तो क्या है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो ना रशिया यूएसएसआर के साथ सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के साथ हमें ट्रेड डील करना था। अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, ऑयल वगैरह कम कर दो रशिया से, हमने किया भी काफ़ी हद तक। लेकिन अभी रिसेंट जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें ये पता चला है कि फ़रवरी में भारत ने जितना रशियन ऑयल खरीदा था, उसके मुकाबले मार्च में हमने डबल खरीदा है, 90% ज़्यादा खरीदा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कि जब हम ये पॉलिसी अपना रहे हैं। अदरवाइज़ हम तो 40% हमारा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। वहाँ से भी चाहते, रशिया की तरफ से भी चले जाते, क्या होता? यार मोदी जी जाते हैं फॉरेन, एक एक ही ट्रिप में वो पुतिन से भी गले लगा ले रहे हैं और उसी समय फिर वो ज़ेलेंस्की से भी गले लगा ले रहे हैं। सो इट्स गुड यार, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है ना, भारत को फ़ायदा है तो अच्छा है। इसमें आई थिंक चाइना का भी स्टांस अगर आप देखोगे तो चाइना भी मतलब न्यूट्रल स्टांस ही लेके बैठा है, राइट? लाइक इट डज़न्ट वांट टू इंटरवीन इन दिस एंड जो हो रहा है देखा जाएगा, राइट? अ, सामने से इंटरवीन नहीं कर रहा है, बट पीछे से मदद हो रही है। पीछे से रशिया और चाइना पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान जो कर पा रहा है, फाइट कर पा रहा है, अगर ये रशिया और चाइना नहीं हेल्प करते, तो फाइट कर पाता? कैसे हेल्प कर रहे हैं रशिया और चाइना? फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ज़्यादातर फाइनेंशियल हो गया, थोड़ा बहुत हुँ। पैसे वगैरह उसके पास हैं अच्छा खासा, बाकी वेपन्स वगैरह कुछ देना हो,
वो सब है। जैसे रडार सिस्टम वगैरह हो गया कुछ। रशिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रशिया तो चाहेगा ना कि हाँ, इसको क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है, उसको से कैसे सप्रेस किया जाए। तो आपने देखा होगा कि यूएस की नेवी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पास तैनात है, बेसेस हैं वहाँ पर। तो रशिया के पास सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी है। तो एक-एक कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना ईरान को, कि यार देखो, क्योंकि उनकी नेवी तो जो जो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है, वो तो चलता रहता है इधर-उधर, घूमता रहता है। अ, ताकि कोई पकड़ में ना आए। तो वहाँ पर जितने भी शिप्स पर अटैक कर पाया ईरान, जितने भी एयर बेसेस पर अटैक कर पाया, बिकॉज़ रशिया ने वो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए हैं। ये बात पब्लिक में नहीं आती है सामने, बट ये है इसके पीछे। अदरवाइज़ कैसे होगा? क्योंकि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है स्पेस में। आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म होगा? अ, कुछ नहीं पता यार। सीरियसली, मतलब ये तो बस वाइल्ड गेस वाली चीज़ हो जाएगी। अब ट्रम्प ने कहा है कि 2-3 हफ्ते में होगा, लेकिन अब ट्रम्प का भरोसा कौन करता है? ट्रम्प का मतलब भरोसा कौन करता है? उसके बोलने पे मतलब मार्केट्स तो अप डाउन हो जाते हैं थोड़े बहुत, और वो उस वो म मुझे लगता है कि मार्केट भी अब थोड़ा-सा वो हो जाएगा कि बोलने दो यार, ये जो बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद। प्राइस्ड इन हो जाएगा मार्केट में। तो कुछ पता नहीं है, लाइक क्या होगा, क्या नहीं, बहुत मुश्किल है इस समय, बहुत मुश्किल। तो अभी इसमें जैसे आपने बताया कि चाइना भी थोड़ा हेल्प कर रहा है ईरान हुँ, को। हुँ, अभी इंडिया और अगर चाइना की बात करें, तो हुँ। इनमें क्या डायनामिक्स प्ले हो रहे हैं? अभी जैसे चाइनीज़ सीसीटीवी कैमराज़ को बैन कर दिया इंडिया ने 1st ऑफ अप्रैल से। तो इसका क्या रीज़न था और कैसे अभी इंडिया-चाइना का रिलेशनशिप होगा? सी क्या है ना कि इंडिया चाइना के रिलेशन को भी कई बार लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, एंड क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो, सरकार जो है, मतलब अभी अगर आप नंबर्स देखोगे तो हमारा $100 बिलियन का डेफ़िसिट हो गया है ना, चाइना के साथ। करंट अकाउंट डेफिसिट, हाँ, राइट? करंट हुँ, अकाउंट डेफ़िसिट, ट्रेड जो हम करते करेक्ट। हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करा रहे हैं। तो अब लोग तो यही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो तो आपका दुश्मन देश है। गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, तो सरकार दिखा रही थी कि देखो, हम ये बैन कर रहे हैं, एफडीआई बैन कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो समझना यहाँ पर ये है कि यार हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिटी क्या है? चाइना आपका दुश्मन है, चलो ठीक है, दुश्मन है। वो आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, कर सकता है। आपको प्रिपेयर रहना है, रहना है। दूसरा रियलिटी यहाँ पर ये है कि हमारी इकोनॉमी, इस रूम के अंदर हम जो बैठे हैं, आपको क्या लगता है मतलब इस रूम में 50% कहीं न कहीं कंपोनेंट ऐसा होगा जो चाइना से आया है, ज़्यादा मेरे को लग रहा है। उससे ज़्यादा होगा। हाँ, ये देखो ये माइक का ये रॉ मटेरियल भी चाइना से होगा। हुँ, मग्स वगैरह के आई थिंक रॉ मटेरियल भी चाइना से ही होंगे। फिर हाँ, कैमराज़ के एवरीथिंग सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट। ऑल्दो सरकार कोशिश कर रही है, बट ये रातों-रात नहीं होता है ना। अब लोग बोलने लगते हैं कि यार बैन कर दो, इम्पोर्ट क्यों करना है वहाँ से? हो जाए इम्पोर्ट। जो ज़बरदस्त इन्फ्लेशन आएगा फिर भारत के अंदर, कहाँ से लाओगे आप मटीरियल? नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ों को बैलेंस करके अगेन चलना है हमें। यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, उसके ऊपर सरकार फ़ोकस कर रही है। जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीसीटीवी की बात की, तो सीसीटीवी वगैरह क्या है कि वो सिक्योरिटी का मामला आ जाता है सामने। कि भारत को डर ये है कि उसके थ्रू चाइना कभी भी जासूसी कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि अगर उसमें चाइना का कंपोनेंट है, तो वो अलाउड नहीं होगा। कहीं का भी सीसीटीवी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एफडीआई वगैरह को लेकर भी हम थोड़ा कॉशियस हो गए। मतलब जहाँ-जहाँ पर स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, कि ये हमारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से खतरा हो सकता है, वहाँ पर सरकार उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। जो नॉन स्ट्रैटेजिक हैं, जिससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता और हम इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा रॉ मटेरियल्स वगैरह चीज़ें, तो वो हम कर ही रहे हैं, एंड वी कांट हेल्प इट, वो करना ही पड़ेगा। आप वो सोचो कि रातों-रात बंद हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड ये डेफ़िसिट बढ़ना ही है। चाइना मतलब ह्यूज प्रोड्यूसर है। और ये सब इंडिया में नहीं बना सकते हम। नहीं मतलब बनाएँगे, मतलब उसके लिए तो बहुत टाइम लगता है ना, क्या चाइना ऐसे थोड़ी बन गया आज के डेट में। हुँ। कितने दशक लग गए। हमने शायद उसके ऊपर फ़ोकस नहीं किया, हमने बस मिस कर दी जो भी है। लेकिन ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें सरकार ने कदम लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कुछ-कुछ कर रहे हैं। बट लेट्स सी कब तक कितना सक्सेस मिल पाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप मोबाइल का एग्ज़ाम्पल लो। मोबाइल जब हम कहते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से, मतलब सरकार भी आँकड़ा दिखाती है ना, देखो 10 साल में हमने इतना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया मोबाइल का, अच्छी बात है।
लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो तो असेंबली हो रहा है ना, सारा ज़्यादातर चीज़ें। जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, चाहे वो बैटरी हो गया, सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, हर एक चीज़, वो कहीं न कहीं वो सप्लाई चेन भारत के अंदर नहीं है। तो वहाँ पर जब तक हम काम नहीं कर पाएँगे, जब तक उसका बेस भारत में सेटअप नहीं होगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में तो भारत कहीं था ही नहीं, हम कहीं फ़ोकस ही नहीं कर रहे थे। वो तो अभी जब क्राइसिस हुआ सेमीकंडक्टर का, तब हमने थोड़ा सोचा और कुछ-कुछ प्लांट्स बने हैं, गुजरात में बना है, आसाम में हो रहा है। तो अब वो उसको निकलना बाकी है और उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जो छोटे वाले चिप्स होते हैं 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, वो तो अभी बहुत दूर की बात है। तो ठीक है, स्टिल वी आर डूइंग इट एंड वही हमें बैलेंस करना है अगेंस्ट चाइना सिक्योरिटी थ्रेट भी है, लेकिन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव और चाइना को भी ये बात पता है। ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे तो चाइना के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। हम इतने बड़े मार्केट हैं, चाइना को भी पैसा चाहिए, उसकी भी जीडीपी स्लो हो रही है। अभी चाइना ने खुद ही आई थिंक शायद अपना जो आंकड़ा दिया जीडीपी का, उसमें 30 इयर्स का सबसे लोएस्ट जीडीपी का आंकड़ा दे रहा है। तो चाइना को भी ज़रूरत है, सेम भारत को भी है, इंटरडिपेंडेंट। अगर मैं करेंसीज़ की बात करूँ तो अभी ब्रिक्स करेंसी जो है वो लोग बोल रहे हैं कि दैट माइट रिप्लेस डॉलर इन द फ्यूचर और डी-डॉलराइज़ेशन भी हो रहा है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी-डॉलराइज़ेशन एंड आपको लगता है डी-डॉलराइज़ेशन होगा या नहीं होगा? सी डी-डॉलराइज़ेशन क्या है बेसिकली? मतलब आज के डेट में दुनिया भर में ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, डॉलर्स में होते हैं। क्रूड ऑयल से लेकर हर एक चीज़। तो जब वो डॉलर में हो रहा है, अब कुछ-कुछ कंट्रीज़ 2 कंट्रीज़ साथ में आते हैं, कुछ और कंट्रीज़ साथ में आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम डॉलर में नहीं करेंगे, चलो अपने करेंसीज़ में करते हैं। क्योंकि डॉलर कल के डेट क्योंकि 2022 में जो रशिया-यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और जिस तरह से अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, सारा का सारा डॉलर खराब हो गया अमेरिका का। कोई मतलब ही नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है बस, कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। तो ये बात अब धीरे-धीरे समझ में आने लग गई हर एक कंट्री को कि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते डॉलर के ऊपर। तो वो आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, लोकल करेंसीज़ में हो रहा है। भारत और यूएई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है आई थिंक, दिरहम और रूपी में ट्रेड होने के लिए। तो इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं, भारत भी कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि भाई डी-डॉलराइज़ेशन हो गया, ये अभी बहुत ब नेसेंट स्टेटमेंट होगा, बहुत ही अर्ली स्टेटमेंट होगा। बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आपको डी-डॉलराइज़ेशन करना है ना, तो सबसे पहले तो ये पेट्रो डॉलर का सिस्टम खत्म करना होगा। ये सबसे पावरफुल है एंड पेट्रो डॉलर क्या है आई थिंक ये भी समझना ज़रूरी है। पेट्रो डॉलर इज़ सिंपली दैट कि जहाँ से भी आप क्रूड ऑयल खरीदते हो, आपको वो पेमेंट डॉलर में करना है। और ये सिस्टम भी कैसे स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1973 में, जो ऑयल क्राइसिस हुआ था। एक्चुअली इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बता ही देता हूँ जब इतना बात हो रही है। तो यॉम किपुर वॉर हुआ था अगर पता हो, ये इज़राइल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है यॉम किपुर। तो सारे गल्फ कंट्रीज़ ने मिलकर हमला कर दिया इज़राइल के ऊपर 73 में। तो उस समय अमेरिका ने इज़राइल को बचाया कैसे-जैसे करके, इज़राइल बच गया। अब गल्फ कंट्रीज़ बहुत गुस्से में आ गए कि यार ये क्या बात हुई? इज़राइल को तो खत्म करना था। तो उस लिए जो है, जो गल्फ कंट्रीज़ थे उनके पास ऑयल था, उन्होंने ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि हम ऑयल सप्लाई ही नहीं देंगे। और वो तो क्या नज़ारा था मतलब अमेरिका में जो हालत हो गई थी, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे, लंबी-लंबी लाइनें लग रही थी, सरकार कह रही थी आज कार फ्री डे है, गाड़ी नहीं चलाना है। ये हालत सोचो अमेरिका की। सो उस समय वही जो ऑयल क्राइसिस हुआ, उस समय फिर सऊदी अरब और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या था कि ऑयल जो है सऊदी अरब जिसको भी ऑयल बेचेगा अपना क्रूड ऑयल, वो डॉलर में ही पेमेंट लेगा और उसके बदले में सऊदी अरब को क्या मिलेगा? अमेरिका की सिक्योरिटी, संरक्षण। तो ये करते-करते जितने भी कंट्रीज़ हैं गल्फ कंट्रीज़, उन्होंने इस सिस्टम को अपना लिया। सो दैट इज़ व्हाट टुडे वी नोन एज़ पेट्रो डॉलर सिस्टम। क्रूड ऑयल लेना है, डॉलर में पेमेंट करो। अब डॉलर में पेमेंट करना है तो अमेरिका के अंडर में ही हो ना सब कुछ। अमेरिका जैसे चाहेगा चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आपको डी-डॉलराइज़ेशन करना है तो पहले तो ये पेट्रो डॉलर का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। ऑल्दो उसमें भी कुछ हद तक चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सऊदी अरब है, वो येन में बेच रहा है कुछ हद तक। इंडिया, रशिया का भी येन जो में नहीं सॉरी चाइना को उनकी जो करेंसी है, यॉन ये युआन युआन। हुँ, युआन।
तो इंडिया रशिया का भी आई थिंक हाँ, डॉलर में तो नहीं हो रहा है ना नहीं, अभी? नहीं, डॉलर में हो ही नहीं सकता ना, रशिया के हुँ, साथ तो हो ही नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली तो वो भी आई उसका तो पूरा थिंक बंद ही है, स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया है। करेक्ट तो रशिया के साथ जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है अभी हुँ, इंडिया जो कर रहा है वो हुँ। भी आई थिंक उन कोई रूबल दूसरे हाँ, हाँ, दूसरे रूबल करेंसी में और कर रहा है। हमारा रूपी, राइट। वो तो एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें सेव तो होता है। हो रहा है ना धीरे-धीरे मतलब हाँ, पेट्रो ये डॉलर हो रहा है मतलब बट ये खत्म हो रहे हैं। इनफ नहीं है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये डेंट है। हुँ, एक होता है आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अलग चीज़ होती है। ये एक छोटा-सा डेंट है बस। इससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है। हुँ। ब्रिक्स कंट्रीज़ वगैरह भी हैं, अभी बातें चल रही थी, ऑफ़िशियली कुछ नहीं है कि ब्रिक्स करेंसी आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या चल रहा है इसका? ब्रिक्स करेंसी का मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब ब्रिक्स जो देश हैं, हाँ। जैसे ओरिजिनल कंट्रीज़ तो ब्राज़ील, रशिया, हाँ। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब तो और भी शामिल हो गए हैं। आई थिंक इजिप्ट भी है इसके अंदर मेक्सिको भी है क्या? इंडोनेशिया भी, वही और भी कई कंट्रीज़ इसमें शामिल हुए हैं। तो इनमें ये बात चल रहा था कि आपस में जो ट्रेड करेंगे वो ब्रिक्स करेंसी में करेंगे, मतलब डॉलर्स में नहीं करेंगे। ओके। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑफ़िशियली हुआ नहीं है। अगेन उसके लिए तो ट्रम्प ने तो धमकी दे दी थी ना, करके दिखाओ तुम ये चीज़, फिर हम बताते हैं। सोच भी मत लेना, हमें ट्रम्प ने तो ये बयान दिया था, सोचना भी मत इसके तो बारे में। अगर सपोज़ ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड होने लग गया तो क्या करेगी अमेरिका? सैंक्शन वापस? सैंक्शन लगाएगी ना, उसके पास वही तो टूल है। और सैंक्शन भी इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज़ ऑफ डॉलर। डॉलर हुँ, स्ट्रॉन्ग है, यूएस की इकोनॉमी के साथ वो लिंक्ड है पूरी तरह से। हुँ, तो दैट इज़ व्हाई सैंक्शन इफेक्टिव है। अब मान लो भारत सैंक्शन लगाएगा किसी पे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। बिकॉज़ भारत की करेंसी कोई रिज़र्व करेंसी तो है नहीं। रिज़र्व करेंसी तो डॉलर है। तो सैंक्शन इफेक्टिव उसी वजह से होता है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा, वेनेज़ुएला के ऊपर लगा हुआ था। तो वो इफेक्टिव तभी हुआ ना। हुँ, और ईरान में भी प्रॉब्लम ये पिछले बार जो लड़ाई ब प्रदर्शन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसी वजह से हो रहे थे। महँगाई इतनी हो गई, महँगाई क्यों हो रही है? सैंक्शन लगा हुआ है। कोई भी सामान वगैरह लेता है ईरान, बहुत महँगा पड़ता है। ऑल्दो सोचो उनके पास इतना ऑयल है, ईरान के पास इतना ऑयल है, फिर भी इन्फ्लेशन हाई है। तो वो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ सैंक्शंस। बहुत मुश्किल है अगेन ब्रिक्स थोड़ा बहुत कोशिश कर लें, लेकिन बड़े स्तर पर अभी डी-डॉलराइज़ेशन नहीं दिख रहा है। तो दे आपको लग रहा है डॉलर फिर भी रिज़र्व करेंसी अभी रहेगा? तक तो है, अभी तक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म हो गया, तो वहाँ से फिर डाउनफॉल आप कह सकते हो कि हाँ, यहाँ से डॉलर जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पेट्रो डॉलर पे नज़र रखो सब लोग, वही इम्पोर्टेंट है यार। हाँ, भारत सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या कर रहा था? ऑयल। जिस दिन वो खत्म हो गया, हम दूसरे करेंसी में पे कर सकते हैं अगर, तो अलग ही मज़ा आ जाएगा फिर तो। हुँ, ये सब कंट्रीज़ के अलावा जो हमने डिस्कस की, व्हाट आर सम अदर डेंजरस कंट्री राइवलरीज़ इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन? इंडिया, पाकिस्तान। हुँ, यार बहुत हैं वैसे तो। अ, रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है। देन अभी रिसेंटली आपको याद होगा ट्रम्प तो माहिर हैं ही हैं यहाँ पर कंट्रीज़ को समझौता कराने में। एक कौन-सा था थाईलैंड एंड कंबोडिया का थोड़ा बहुत चला था इस समय। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो गया। फिर इसके अलावा अभी आप ऊपर देखो सेंट्रल एशिया जो कंट्री है ना, अज़रबैजान और किसमें था आर्मेनिया, उन दोनों के बीच। तो इस तरह से हैं कुछ-कुछ जगहें बट इतने बड़े स्तर पर नहीं है। मेन तो अभी यही सारा प्रॉब्लम चल रहा है जो ईरान जो वॉर चल रही है इस समय। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो ईरान वॉर है वो गल्फ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम में है। गल्फ कंट्रीज़ को डर यही है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि ईरान इस समय सबसे बड़ा विक्टोरियस इमर्ज होगा, मतलब जीत हासिल हो गई। तब तो वो दबा देगा पूरे गल्फ कंट्रीज़ को फिर तो। उसने तो अपनी ताकत दिखा दी होगी कि देखो हमारी ये ताकत है। और नॉर्थ कोरिया का इस पे नॉर्थ क्या कोरिया, साउथ रिलेशन है? कोरिया वो कुछ-कुछ दिनों बाद मिसाइल दागता रहता है, दिखाता रहता है भई हम भी हैं। वैसा वाला कॉन्सेप्ट है नॉर्थ कोरिया का। मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अटैक या नेक्स्ट वॉर नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व होगा। इज़ दैट ट्रू? वो आई थिंक डिपेंड करेगा चाइना और ताइवान को लेकर। क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना का पूरा सपोर्ट करेगा। वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। ऐसे नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा वॉर में। हुँ, वो बस टेस्टिंग करता रहता है कि हमारे ऊपर मत करना। सी अभी जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ ईरान वाला, तो आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया ने भी अपना मिसाइल टेस्ट कर दिया उसी समय। जापान वगैरह पूरा अलर्ट पे आ गए। तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि देखो भाई हमारा हम हैं यहाँ पे। हमें छेड़ना मत। जैसे अमेरिका बॉम्बिंग कर देता है ईरान पर या किसी भी देश पर, वो हमारे साथ मत करना।
हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वो है मिसाइल, हम दागते हैं। वो बस ये अपना प्रेज़ेंस बताता है। ना जो मैं कह रहा था ना चाइना और ताइवान को लेके, वो डिपेंड करता है अगेन मेरा तो अंदर से काफ़ी हद तक ये लग रहा है जहाँ तक कि प्रोबब्ली इस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा ताइवान पर अटैक होगा चाइना का। वो होना है। क्योंकि चाइना की फिलॉसफी अगर आप देखोगे उनका जो एक मेन एम है अभी अ, फॉर एग्ज़ाम्पल शी जिनपिंग तो अभी अपने लाइफ टाइम के लिए बन गए हैं प्रेसिडेंट, उनको हटाने वाला कोई है नहीं। तो उनको भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा और उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि ये विंडो आपके पास बचा है 2027 तक का, 2027 तक का कि ताइवान ले लो। तो वो अगर ताइवान पर अटैक करते हैं एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, ये ईरान जो वॉर है ना, वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि चाइना क्या ताइवान पर अटैक करता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी अभी से, थोड़ी क्या बहुत कम हो जाएगी। टोमाहॉक जो मिसाइल है अमेरिका की, डिप्लीट हो गई है। अमेरिका ने जिस तरह से उस मिसाइल का यूज़ किया ईरान के ऊपर, 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें पड़ी थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है उसका उतना। सारी मिसाइल खत्म हो गई हैं। तो चाइना को ये दिखेगा ना कि यार उनका तो जो स्टॉक पाइल था पूरा वेपन्स का, वो खत्म हो रहा है। तो ये अपॉर्च्युनिटी है कि भाई ताइवान के ऊपर जाओ, उसको लो, बहुत टाइम हो गया। चाइना यूएस फिर सोचेगा 10 बार आने से पहले। बहुत कुछ लिंक्ड है जियोपॉलिटिक्स एंड वो जब वॉर होगी और उसमें अगर यूएस आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जापान अगर सपोज़ उधर से आ जाता है बचाने देन उस केस में फिर नॉर्थ कोरिया का चांसेस है। तभी चांसेस है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा कुछ भी अभी तो होने वाला है। इट इज़ देयर, इट्स अ कंट्री, वो अपने में है, बस। तो आपको लगता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अभी तो नहीं है। और आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? यार ये तो बहुत इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ें हो जाती हैं हुँ, मतलब स्पेकुलेटिव चीज़ें, बहुत स्पेकुलेटिव। हुँ। एक तरह से मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा ही है। इट इज़ जस्ट दैट कि भारत के ऊपर मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, बट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया इस समय वॉर सिचुएशन ये बहुत बड़ा वॉर हो गया है। वॉर स्टार्ट हो गया है। पूरा मिडल ईस्ट इतना बड़ा वेस्ट एशिया पूरा वॉर में है। इतना बड़ा एरिया। आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतने बड़े एरिया में कभी वॉर इस तरह से फैला हुआ है। तो ये है एंड जैसा मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट वे में रशिया और चाइना भी मदद कर ही रहे हैं। तो इन्वॉल्व तो कहीं न कहीं हर एक कंट्री है ही यहाँ पर, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अब वर्ल्ड वॉर 3 बोल लो इसको या जो भी नाम दे दो वो फिर अलग सिचुएशन हो जाती है। क्या है ना कि 2 न्यूक्लियर पावर फिर जब आ जाते हैं ना, फिर बहुत डेंजर बढ़ जाता है एंड उसी को कहीं न कहीं अवॉइड किया जा रहा है। रशिया भी खुलकर नहीं आना चाहता, चाइना भी खुलकर नहीं आना, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। फिर तो बात वही हो जाएगी कि बस अब लास्ट वही बचा है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। तो अभी कह भी सकते हैं नहीं है, जस्ट दैट कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है देखने का। तो थोड़ा जापान की इकोनॉमी पे टाइम स्पेंड करते हैं। आपने बताया जापान इंटरवीन करेगा अगर चाइना ताइवान में कुछ हुआ तो। तो मैं जापान का देख रहा था कि 1989 में जापान वाज़ 18% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 48% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप। बट अगर मैं अभी बात करूँ तो आज यूएस जो है वो 65% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप डोमिनेट कर रहा है एंड यूएस इज़ 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो जापान में क्या हुआ ये 30 साल में और क्या पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग जापान और यूएस के बीच में? इससे क्या होता है किसी भी देश की अपनी एक जर्नी होती है। इकोनॉमी जो है एक फेजेज़ में डिवाइडेड होता है, राइट? अब जापान के साथ प्रॉब्लम आई थिंक आपने यहाँ पर मार्केट कैप की बात की, या राइट? मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और सबको पता होगा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इज़ बेसिकली जो हम बात करते हैं ना नॉन लेमैन टर्म्स में कि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू द वैल्यू जो भी आता है आपका। तो वो तो जो वैल्यू है वो तो एक प्रकार से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है ना। किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट कैप हम देखते हैं आज के डेट में, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर वो अभी आज आप बेचने जाओ तो उतनी वैल्यू में मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है, राइट? तो इसमें क्या होता है जापान के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी ग्रो किया अच्छा खासा 90 तक। उसके बाद उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लग गई। प्रॉब्लम था पॉपुलेशन। जो आज के डेट में हम बात करते हैं ना भारत में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्यों है? क्योंकि यंग पॉपुलेशन है। वर्किंग एज जो पॉपुलेशन रहती है 15-16 ईयर्स से लेकर 64-65 ईयर्स तक के बीच में। तो वो पॉपुलेशन भारत में काफ़ी ज़्यादा है। जापान के साथ वहाँ पर क्या हुआ कि आज के डेट में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे 14-15 इयर्स के नीचे और 65 इयर्स के अबव, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जापान में बहुत ज़्यादा है।
और इसी की वजह से वहाँ पर धीरे-धीरे उनकी तो ग्रोथ ही नहीं हुआ है। आई थिंक कितने साल तो उनका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चला जापान में। अभी रिसेंट जाकर आई थिंक पिछले 1-2 वर्ष में ही शायद उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 0 किया, फिर उसको थोड़ा-सा आई थिंक बढ़ाया। कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। तो वही हुआ है जापान का क्योंकि उनको पता था कि अब जो भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि मार्केट कैप की आप बात कर रहे हो, तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पता है ना कि जापान में कितना ग्रो होने वाला है। तो उस हिसाब से उनको साफ दिख रहा था कि यहाँ पर ग्रोथ उतनी है नहीं, जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जापान में 2% ग्रोथ हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। भारत में तो 2% में तो हम बहुत नीचे आ जाएँगे। वी आर डेवलपिंग कंट्री। हमारे से एक्सपेक्टेशन है कि यार हम 8-9% तो करें ही, डबल डिजिट में करना चाहिए, चाइना ने जिस तरह से किया। अब सेम यही चीज़ चाइना के साथ होने वाला है। उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसे चाइना अब इंसेंटिवाइज़ कर रही है। पहले चाइना पनिश कर रही थी पॉपुलेशन ज़्यादा करने पे। अब वो ये कह रहे हैं कि अब करो। जापान में तो ये चल ही रहा था कि भाई बच्चे पैदा करो। हम ये फ्री में देंगे, स्कूलिंग से लेकर सब कुछ फ्री में देंगे और पैसे भी आपको देंगे बच्चे को। तो जापान के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो गई, ग्रोथ स्टैग्नेंट थी। दैट्स द बिगेस्ट थिंग एंड इसी की वजह से वहाँ पर जो है मार्केट वगैरह ग्रो नहीं कर पाया, स्टॉक मार्केट वगैरह। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ और इंडिया का पैरेलल ड्रॉ करूँ, तो अभी इंडिया के पास एडवांटेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड का बिकॉज़ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एवरेज एज 28-29 है आज इंडिया में। बट यही एवरेज एज 15-20 साल बाद बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है कि फिर सिमिलर प्रॉब्लम इंडिया फेस करेगा 20 साल बाद? है इंडिया के साथ प्रॉब्लम है और ये तो एक बॉम्ब जैसा क्रिएट होता जा रहा है जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि स्किल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है नहीं। जो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। एट लीस्ट अभी तो नहीं उठ रहा है उसका बेनिफिट। आप देखो ना मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कई जगह आपको देखने को मिलेगा। अ, और एम्प्लॉयमेंट है भी तो बहुत ही लो स्किल्ड वाली चीज़ों में। जो हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो बनने चाहिए, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है। ऑल्दो सरकार भी जब आई अभी जो एनडीए की सरकार 2014 से आई उन्होंने कई चीज़ों पर फ़ोकस किया। स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम और बहुत चीज़ें लेकर आए। लेकिन वो रिज़ल्ट अभी तक मिल नहीं पाया है उसका। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि हमारे यहाँ पर तो इनफैक्ट हम जो उम्र के हैं अभी इस समय 30, 25, 35 इयर्स तक, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जब हम ओल्ड एज में आएँगे तो उस समय तो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पर भी फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे आ गया है। आई थिंक ऑलमोस्ट इनफैक्ट साउथ इंडिया में अगर हम देखें, जो सदर्न इंडिया है, वहाँ पर तो 2.1 के नीचे आ गया है। 2.1 इज़ द रिप्लेसमेंट रेट जिसको हम कहते हैं कि एक कपल है तो उसके 2 बच्चे होंगे तभी तो वो रिप्लेसमेंट हो पाएगा ना पॉपुलेशन का। लेकिन वो क्या है ना लगातार गिरता जा रहा है। अब आप अर्बन सिटीज़ में देख लो भारत के, मतलब 1 बच्चे कर लें वो अपने आप में बड़ी बात हो जा रही है। उनका खर्चा कैसे उठाया जाएगा वही सोचने लगते हैं। 2 बच्चे तो अब दूर की बात होने लग गई है। तो ये अब हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएँगे आगे चल के और भारत का फिर क्या होगा? ये वही मैं कह रहा हूँ, ये बॉम्ब जैसा बनता जा रहा है। अगर हम इसका बेनिफिट नहीं उठाए अगले 20-30 वर्षों में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए एट प्रेज़ेंट आई मीन अगेन इंडिया को? सरकार को एजुकेशन पर फ़ोकस करना चाहिए एंड एजुकेशन से ज़्यादा किस तरह की एजुकेशन है? स्किल्ड मतलब वही फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इंजीनियर्स की भारत में, कितने इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। लेकिन क्या उनके पास वो स्किल्ड है? गली-गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, लेकिन स्किल नहीं है ना। तो जो भी एजुकेशन है उसको स्किल के साथ लिंक किया जाए, ताकि वो उस फील्ड में जाए और उसमें वर्क कर सके। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, इतना आसान भी नहीं है। बोलने के लिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ और भी एक्सपर्ट्स अपनी एडवाइस दे देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। बहुत चीज़ों पर खर्च करना है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है भारत में। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस तो ये निकालना होगा। एजुकेशन और स्किल के साथ लिंक करना वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी। और इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम हो रहा है एंड इनफैक्ट इवन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया, इसके अलावा और क्या-क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है अभी? एंड इसको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए तो इसका कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है? आई थिंक
सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है एक्चुअली अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट की। और अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई रोज़गार मिल गया और वो रोज़गार किस तरह का रोज़गार है। लो क्वालिटी के जॉब्स हैं, तो कोई बहुत उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। अ, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ सेक्टर हमारा हो गया। ये एक और सबसे इनफैक्ट किसी भी देश की जो जर्नी होती है ना, हम बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत की हम बात करने लग गए हैं, राइट? तो इसमें ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और यहीं पर सरकार को अगेन फ़ोकस करना है और जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी आई थिंक 1% भी है कि नहीं इसमें मतलब हेल्थ का अगर आप देखोगे तो आई थिंक 1.2% ऑफ जीडीपी ही लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है नंबर्स, ये ऊपर होना चाहिए 2% 2.5% तक जाना चाहिए ऑफ जीडीपी। तो तब तो हम अपने हेल्थ का सुधार कर पाएँगे एंड हेल्थ मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तभी रोज़गार कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे अपने लाइफ़ में जब आपकी हेल्थ ठीक होगी, शरीर चलेगा, मानसिक तरीके से वो आज के डेट में वो रील वाली जो दुनिया बनती जा रही है बस डिजिटल वो देख रहे हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सरकार को अपनी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, इसको थोड़ा-सा और फ़ोकस करना चाहिए और बेटर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इसके अंदर। मतलब फ़ोकस अब इस पे आना चाहिए सरकार का। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम है भारत के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इश्यूज़ होंगे। तो आप जैसे यूपीएससी के सबसे स्टार एजुकेटर हो एंड आप बेसिकली यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हो। तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या हो रहा है लाइक इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन द गवर्नमेंट जॉब सेक्टर अभी इन इंडिया या क्या चल रहा है? एक तो क्या है ना कि हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, नेवर। गवर्नमेंट कितने सीट्स निकाल देगी? पॉसिबल ही नहीं है ना, आप उसको फिल कर पाओ। गवर्नमेंट ज़्यादा से यूपीएससी की हम बात करते हैं। यूपीएससी में जो टोटल सीट्स हैं, अगर आईएएस का लो, आईएएस, आईपीएस का लो, तो वो तो हार्डली 100 डेढ़ 100 के आस-पास है। और टोटल अगर आप वैकेंसी देख लो यूपीएससी के अंदर हर साल जो रिलीज़ होती है, 850, 900, साढ़े 900 के आस-पास। और कितने बच्चे बैठते हैं? 13 लाख। 13 लाख फॉर्म भरते हैं, बैठते 6 लाख के आस-पास हैं। फिर प्रीलिम्स देते हैं 5-6 लाख, उसमें से 10,000 के आस-पास सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। फिर उसमें से ढाई से 3,000 सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए और फाइनली रिज़ल्ट आता है 800-900 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। बाप रे! ये तो ये तो तो मैं जस्ट यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। और कोई भी आप देख लो गवर्नमेंट किसी में भी कोई वैकेंसी आ जाए एसएससी हो, कितने भी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर रिलीज़ कर दे, वो अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। प्राइवेट पार्टिसिपेशन ही इम्पोर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसको हमें रिज़ॉल्व करना है। तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप करना पड़ेगा इसके अंदर। जो सरकार आई थिंक कुछ ना कुछ अनाउंस होता है, आप हर बजट में देख लो, हर साल मैं भी बजट का वीडियो बनाता हूँ। सरकार बताती है कि हाँ, आई थिंक अप्रेंटिसशिप स्टार्ट किया था सरकार ने कुछ, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ आप जाओगे तो हम उनको इतना सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन वो जो एक बड़े स्केल पर जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पा रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब्स ठीक है, मतलब आई थिंक यूपीएससी का एग्ज़ाम देना एक प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है, कि चलो आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। तो वो जो कर लिया वो तो चलो निकल गया, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी का क्या होगा? मेरे पॉडकास्ट पे एक इकोनॉमिस्ट आए थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव सान्याल, आपने नाम हाँ, सुना हाँ, होगा। संजीव सान्याल। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे पॉडकास्ट पे दैट यूपीएससी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज़ सिलेक्शन रेट बहुत कम है वहाँ पे, 0.1% से भी नीचे है। एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम देयर इन स्टडीइंग फॉर सो मेनी इयर्स, 7 साल, हुँ। 8 साल वगैरह अटेम्प्ट लगने के बाद लग जाते हैं, तो यू कैन डेवलप सम स्किल सेट इन योर यंग एज एंड नॉट डू यूपीएससी इन दैट यंग एज इटसेल्फ। आपका क्या व्यू पॉइंट है एंड आप क्या कहना चाहोगे ये स्टेटमेंट पे? नहीं, मैं इससे सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ, दोनों चीज़ें हैं। सहमत इस बात से है कि हाँ, ये बात सही है कि यूपीएससी में लोगों का मतलब जो एक क्रीम एज होता है ना, जो आप एकदम यंग होते हो, आपके पास एनर्जी होती है कुछ करने की, तो आप अपना बहुत अच्छा खासा जो इयर्स है, बस इसी में दे देते हो। 6 साल तक, उसके ऊपर अगर आपके पास कोटा है, रिज़र्वेशन है, तो आप फिर 8 साल, 10 साल मतलब नॉट जस्ट इमेजिन 20 साल से 30 साल, 35 साल तक अगर आप अपना जर्नी इसी में बिता दोगे
तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि ये एग्ज़ाम एकदम कंप्लीटली वो है, वेस्टेज है, ऐसा नहीं है। मेरा सजेशन ये रहता है कि भई कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कि अपना 1-2 अटेम्प्ट दे दो, अपना एक थ्रेशोल्ड बना लो कि मैं 2 अटेम्प्ट तक रहूँगा इस साइकिल में। क्योंकि ये साइकिल होता है, आप एक बार तैयारी करते हो पूरे साल भर, आपको प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है, फिर मेंस आपका रुक गया, नेक्स्ट टाइम आपने दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में रुक गया। हो सकता है तीसरे अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स में ही रुक जाए। तो ये लूप होता है, आपको लगता है यार इतना मेहनत किया है, चलो एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। तो वो जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा और आई थिंक कि ये ऐसे नहीं आएगा, कोई घर में बैठे-बैठे कि हर एक कैंडिडेट अपनी तरह से सोचता है। हार्डली कुछ ही ऐसे होंगे जो हाँ, डिसाइड कर पाएँगे कि हाँ, 2 अटेम्प्ट दिया फिर छोड़ देते हैं। इसके लिए सरकार को इस कदम लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आई एम श्योर कि ब ब बहुत विरोध भी होगा, सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्योंकि पहले तो आप देखो ना जनरल कैटेगरी के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट्स होते? 4 होते थे। वो सीसैट वगैरह वाला पूरा मुद्दा आया, मुझे याद है 10-12 साल पहले और इश्यूज़ क्रिएट हुए। तो सरकार ने 2 अटेम्प्ट बढ़ा दिया और वो चलता गया, 6 अटेम्प्ट हो गए। कोई मतलब ही नहीं बनता है 6 अटेम्प्ट का, 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के। 2 कर दो मतलब उसको सरकार को थोड़ा-थोड़ा नीचे करके पहले तो 4 वापस लेके आना चाहिए। फिर 3 तक 3 से ज़्यादा तो रहना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है इसमें, बहुत है। ठीक है, मतलब तैयारी करो, आपका भी मन करता है यूपीएससी में जाएँ, आईएएस बनना है। एक एक रहता है उससे आप बहुत सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए और कहीं न कहीं जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो एक अलग ही आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है, नज़रिया हो जाता है दुनिया को देखने का, चीज़ों को समझने का। आप जानते हो एक लेमैन जो सोचेगा, कॉमन इंसान सोचता है और यूपीएससी एस्पिरेंट जो अच्छे से तैयारी किया है, वो जो सोचेगा उसकी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसको पता है कि यार गवर्नेंस इतना आसान नहीं है। तो यही चीज़ हो जाता है कि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इतना मिनिमम मैक्सिमम अटेम्प्ट है 2 से 3 तो आई थिंक कि फिर ये बेनिफिट हो सकता है। एग्ज़ाम निकला तो निकला, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। चलो अपना कोई दूसरी चीज़ में लगे। आप 10 साल या 6, 7 साल, 8 साल लगा दोगे फिर तो वेस्टेज हो गया। फिर बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो फिर आगे सक्सेसफुल हो पाते हैं। कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं इसमें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जो होता है ना एक जो वो यंग एज में जो एक करने की क्षमता होती है आपके अंदर, वो लूज़ हो जाती है। ये प्रॉब्लम क्या हो गया एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटीज़ लेट्स से अगर मैं यूपीएससी में एंटर किया एंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया, 5 साल हो गए, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपने भी यूपीएससी दिया था? हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपका क्लियर हाँ, 2 बार प्रीलिम्स निकाला मैंने। फिर अच्छा, मेंस में एक बार 6 मार्क्स से, एक बार 8 मार्क्स से ऐसे रह गए। अच्छा, तो ठीक है, मेरा भी मतलब ऐसा ही था कि मैं तो सिविल सोसाइटी से जुड़ने वाला था। अब हुँ, यूपीएससी करने के बाद अब करें क्या? एक्चुअली बात यही हो जाती है। मेरा तो ऐसा हो गया था दिल्ली में बस अब हो गया प्रिपरेशन वगैरह, अब चलो 5 अटेम्प्ट कहीं चलते हैं। मैं तो नॉर्थ ईस्ट जाने वाला था, गुवाहाटी साइड। नॉर्थ ईस्ट हुँ, जाकर वहीं सेटल हो जाता, वो ट्राइबल्स वगैरह के बीच काम करने का मन था, वैसा एक्चुअल में था। ठीक है, फिर कुछ और ही संयोग था और स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ गया एंड तब से अभी तक। ठीक है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट मानता हूँ कि चलो एक राह मिल गई और एक ठीक है, सब अच्छा हो गया एट द एंड। कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा आपने आज तक टिल डेट? मुझे नहीं पता। बहुत मतलब वो यूट्यूब पकड़ के तो मिलियंस में होगा राइट? मतलब कुछ अंदाज़ा लगा ही नहीं जा सकता इसका। मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी सोचा इसके बारे में। वो तो जब एक्चुअल में मिलता है जैसे आपसे मिला और आपने भी बताया कि इम्पैक्ट क्या है उसका, राइट, तो समझ में आता है कि हाँ और जनरली भी लोग बहुत सारे देखते हैं इसके। बट फिर भी लाइक ऐसे 50 लाख, 1 करोड़ नहीं, स्टूडेंट्स नहीं आई इतने लोग? कांट लाइक नंबर्स में काउंट कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? मतलब कोई आइडिया ही नहीं है ना, कोई डेटा नहीं है। हुँ, मतलब वो यूपीएससी का जब रिज़ल्ट आता है, तब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो निकाले होते हैं, वो फिर बताते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा, बहुत हुँ, हेल्प हुआ, हुँ, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें। तो वो खुशी मिलती है कि चलो कुछ इम्पैक्ट गया था वहाँ पर। तो बट बहुत से ऐसे होते हैं जो शायद कैमरे पे आ भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते होंगे। राइट। तो वो चीज़ है, तो कुछ नंबर्स में कुछ कह ही नहीं सकते। तो क्या होगी एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी? एक तो ठीक है यूट्यूब एजुकेटर बन सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो? ठीक है, आई थिंक अभी यूपीएससी ने भी एक बहुत अच्छा कदम लिया था स्टेप लिया था कि एक लिस्ट जारी करेगी यूपीएससी और वो करती है। जैसे कि सपोज़ कोई इंटरव्यू तक गया। अब इंटरव्यू तक कोई भी एस्पिरेंट गया है, चाहे वो फर्स्ट रैंक आया या फिर उसका लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बीच में कोई बहुत डिफरेंस थोड़ी है। चाहे वो फर्स्ट रैंकर है या फिर 900 रैंक जिसका आया है।
या फिर किसी का 50 रैंक आया है या फिर जो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो 50 जो रैंक लाया वो बहुत डिज़र्विंग हो गया और जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया। यार इंटरव्यू तक आप गए हो। ऑलरेडी आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है। ब एक बड़े प्रोसेस से आप गुज़रे हो, इतना नॉलेज है आपको। तो उसके लिए यूपीएससी एक लिस्ट जारी करती है एंड आपसे परमिशन लेती है कि क्या आप चाहते हो कि एट द एंड जब रिज़ल्ट अनाउंस हो, तो उस लिस्ट में आपका नाम हो कि ना हो। तो इससे क्या करती है जो बाकी के कंपनीज़ हैं प्राइवेट कंपनीज़, अब प्राइवेट कंपनीज़ सोचो कितना खर्चा उठाती हैं एक पर्सन को रिक्रूट करने में, एचआर वगैरह के थ्रू। तो यहाँ पर उन कंपनीज़ का पैसा बच जाएगा। उनको डायरेक्टली क्रीमी जो लेयर है वो पूरा बना-बनाया वो मिल रहा है। उसमें हर एक फ़ील्ड में जा सकते हैं। यूपीएससी तो एक बहुत ही वही हो गया ना इट्स अबाउट कि आप अपॉर्च्युनिटी कहाँ देख रहे हो। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपको इतनी नॉलेज है, आपको जियोपॉलिटिक्स की समझ आ गई। आपको भारत में क्या चल रहा है उसकी समझ आ गई, पॉलिटिक्स समझ में आ गया। तो फिर आप बहुत ओपन माइंडेड हो जाते हो ना। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो एस्पिरेंट्स है ना, जो 5-6 अटेम्प्ट दे दिया, उसका क्लियर नहीं हुआ, नहीं निकल पाया यूपीएससी, वो अलग ज़ोन में थोड़ा चला जाता है। उसके लिए वो अपने आप को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि करे क्या? लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, आप यूपीएससी एग्ज़ाम में जब एंटर कर रहे हो ना, तो पहले से आपको माइंड प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। सीट तो हर साल 900 ही हैं, तो नहीं हो सकता ना अब बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग टैलेंटेड हैं। क्यों इतने लोग अप्लाई करते हैं फिर? 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनको पता है कि 900 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं, 0.07% सिलेक्शन रेट, तो क्यों इतने लोग फॉर्म भरते हैं? ये एक डेवलपिंग कंट्री की ख़ासियत होती है। सिग्निफिकेंट मतलब अगर आप यही चीज़ अमेरिका में देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वो इज़्ज़त है जो भारत में होती है ना। भारत में तो क्या है कि आप बचपन से ये देखते आ रहे हो पावर कि यार एक आईएएस ऑफ़िसर है, गाड़ी से उतर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ये करो, वो करो, उसके 10 लोग हैं सुनने वाले। तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो बचपन से जो आप देख रहे होते हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट हो गया, यूपी, बिहार और पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है अलग-अलग स्टेट्स में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसका। इसीलिए लोग उसमें ज़्यादा जाते हैं, कि मुझे भी ये बनना है। बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि उसके जिले के अंदर ये पर्सन सबसे पावरफुल है। ये पर्सन आता है तो सब आस-पास हिल जाते हैं। ये आईपीएस आ रहा है वर्दी में तो सारे उसकी बातें मान रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता है कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप सोच के जाते हो कि नहीं निकालूँगा मैं करके। तो बेसिकली रिस्पेक्ट के लिए लोग जाते हैं रिस्पेक्ट है, एंड पावर है, करप्शन तो छोड़ ही दो फिर तो। तो लाइक पैसों मतलब की अलग-अलग तरह के अभी मैं देख रहा था ये रिज़ल्ट आया इस बार पता नहीं मतलब लोगों का सेलेक्ट भी नहीं हुआ लिस्ट में नाम, फिर भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। उसको माला-वाला पहना दिया गया उस कैंडिडेट का। मतलब कुछ केसेज़ कैसे? आए थे, अभी इस बार रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का हाँ, एंड हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है क्या हुआ था इस टाइम? कि अपने घर पे झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हो गया। जैसे सिमिलर नेम हो जाते हैं कई बार, हाँ, 2 नाम सेम है, तो उसने बता दिया घर वालों को देखो मेरा नाम आ गया। और वो उसके पूरे मोहल्ले में पूरा शहर जो है खुशियाँ मना रहा है, लोग माला आके चढ़ा रहे हैं। फिर पता चला है कि नहीं। तो वही वो जो माइंडसेट है ना कि देखो क्रैक करने के बाद कितना मिलेगा रिस्पेक्ट मुझे, जैसे लगेगा पूरी दुनिया कदमों में होगी आपके, बस आप ही आप हो। तो वो जो माइंडसेट है ना उसकी प्रॉब्लम है एक्चुअली। होंगी, वही है एक कंट्री जब डेवलपिंग रहता है, जब डेवलप हो जाता है, ये सब की उतनी वैल्यू रहती नहीं है। और कहीं न कहीं कुछ हद तक लोगों को ये समझ में आने लग गया है, कुछ हद तक दिख रहा है कि यार सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम से ही सब कुछ नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। उससे ज़्यादा पैसा है, उससे ज़्यादा सब कुछ है। अगर मैं पैसों की बात करूँ तो एक आईएएस ऑफ़िसर या आईआरएस या आईएफएस ऑफ़िसर इनकी क्या एवरेज सैलरी होगी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद? अ, आई थिंक अभी जो कौन-सा 7th पे कमीशन चल रहा है ना, 8th पे कमीशन आने वाला है। तो इस हिसाब से आप देखो तो स्टार्टिंग सैलरी जो कैश इन हैंड की अगर हम बात करें अ, ग्रुप ए के ऑफिसर होते हैं ये, तो उस हिसाब से हार्डली 60,000 70,000 पर मंथ? पर मंथ। तो वो तो कहीं कंपैरिज़न ही नहीं है ना। ये किसकी सैलरी? आईएएस ऑफ़िसर आईएएस की? ऑफिसर ग्रुप ए अच्छा, ओके। 70,000 डिपेंड करता है तो हुँ, इन हैंड आती है। फिर और और भी पर्क्स एक्चुअली खेल तो सैलरी इन हैंड का है ही नहीं। यहाँ खेल तो सारा बाकी के पर्क्स का है ना। क्या-क्या पर्क्स मिलते हैं इनको?
सब कुछ है, सब कुछ आप जो बोलो। घर है अच्छा खासा, बंगलो है रहने का। अ, आपके लिए ड्राइवर है, गाड़ी है, कहीं जाओ गाड़ी से, पेट्रोल, डीज़ल सब है उसके लिए। घर में कुक है, गार्डन के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं देती एंड एक्चुअल में अगर आप देखो तो सरकार के ऊपर बर्डन बहुत आता है उसका। इनफैक्ट मेरी टीम ने कुछ कैलकुलेट तो किया था कुछ इसको लेके, एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो खर्च होता है आई थिंक शायद 7-8 लाख के आसपास, 6-7 लाख के आसपास है। टोटल 7-8 लाख? हाँ, 7-8 लाख पूरा पर्क्स अगर आप मिला दो। बट ये क्या पर मंथ या पर प मंथ की मैं बात अच्छा कर रहा हूँ। 8 लाख रुपए पर मंथ 7-8 स्पेंट ऑन एन आईएएस हाँ, ऑफिसर हाँ, एवरी मंथ। आराम से, आराम से। वॉव! जो पूरा सुख-सुविधा है, स्टाफ उसका जो होता है, उसके हेल्प के लिए होता है ना कि ताकि वो वर्क कर सके सब कुछ। तो वो मेन चीज़ है। क्या जो बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो थोड़ी कुछ है। हुँ। और इसमें आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर की सैलरी भी सिमिलर होगी, उनकी कम होगी? हाँ, सब ऑलमोस्ट जो ग्रुप ए होता है ना, ग्रुप हुँ। ए ऑफिसर्स, तो उनकी वो सेम होती है, फिर ग्रुप बी वाले भी होते तो हैं। ये 900 लोगों में से कौन आईएएस बनता है, कौन आईआरएस बनता है, कौन ये डिपेंड्स आईएफएस ऑन बनता है? रैंकिंग कि कितनी रैंक आ रही है आपका। अब ओके। जैसे क्या होता था ना कि पहले अगर आप देखो कुछ दशक पहले तो इंडिया में जो प्रेफ़रेंस ज़्यादातर कई बार लोगों के द्वारा लिया जाता था वो आईएफएस लिया फॉरेन सर्विस के लिए लिया जाता था। क्योंकि लोगों को भी इंडिया में कुछ ज़्यादा सुविधा है नहीं, फॉरेन जाकर रहेंगे मस्त अच्छे से वहाँ पर। उधर उससे भी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। तो फॉरेन सर्विस जो एम्बेसीज़ वगैरह होते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, वो एक चीज़ है। अब क्या है यहाँ पर अब ट्रेंड ये है कि आईएएस पहला प्रेफ़रेंस होता है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको वो प्रेफ़रेंस लिखनी होती है, कि पहला प्रेफ़रेंस क्या आईएएस होगा या आईपीएस होगा। कई लोग आईपीएस चुनते हैं जिनको पुलिस वर्दी वाला अच्छा लगता है, कि भाई मुझे उस रोल में जाना है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि आईएएस पहला, वो सबसे ज़्यादा पावर है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो किंग है वो आईएएस है। जैसे एक स्टेट की हम बात करते हैं सीएम है, देश की पीएम। तो डिस्ट्रिक्ट का जो एक कहते हैं ना सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन वो आईएएस होता है, डीएम जो होता है। इनफैक्ट जो आईपीएस ऑफिसर भी होगा ना, जो एसपी होता है वहाँ का, वो भी उसी के अंडर में आता है, आईएएस के अंडर में आता है। तो दैट इज़ व्हाई आईएएस सबसे पावरफुल है अल्टीमेटली। लॉ एंड ऑर्डर डीएम की रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, वो सब ये है कि पुलिस को भी देखना है, पूरा उसी को सँभालना है अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर। लेकिन जो ज़िम्मेदारी होती है ना अल्टीमेट वो डीएम की होती है, आईएएस डीएम का क्या फुल फॉर्म है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके। तो जो जो आईएएस। इंचार्ज होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ओके। तो यही है ये चीज़। तो किसी को लेट्स से यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करनी है और कोई ये वीडियो देख रहा है जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाला है, ऐसे क्या 3 एडवाइस है आप उनको देना चाहोगे कि ये 3 चीज़ें करो तो आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है? अ, सिंपल है ये कोई नई चीज़ नहीं है एंड आई एम श्योर कि जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पता होगा ऑलरेडी जो कर रखे हैं तैयारी। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो एक तो जो मैंने बताया था माइंडसेट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका माइंडसेट कैसा है? आप यूपीएससी में क्यों एंटर करना चाहते हो? क्या आप इसलिए करना चाहते हो बस वही जो पावर जो अभी मैंने बताया? तो उस हिसाब से करोगे तो वो फिर आप छोड़ दो, नहीं कर सकते हो तैयारी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए आपका। क्योंकि क्या होता है ना मोटिवेशन आपको जो होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपने सोचा कि ये पावर मेरे पास हो, वो जब पावर होती है तो उसकी वज़ह से आप 2 दिन पढ़ाई कर लोगे, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर पढ़ाई कर लोगे। इसमें तो आपको लॉन्ग टर्म चलना है और वो मोटिवेशन से नहीं हो पाएगा। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? लाइफ़ में आप क्या देश सेवा की भावना है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो माइंडसेट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उस माइंडसेट से करो और जो मैंने बताया कि आपको मान के चलना होगा कि यूपीएससी नहीं तो डिसहार्टेन नहीं होना है। 2 अटेम्प्ट मेरे ख्याल से होते हैं, मैक्सिमम किसी को देना है 3 अटेम्प्ट दे दो। 3 अटेम्प्ट दो, इस साइकिल से निकलो बाहर। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्च्युनिटी। तो ये अपना एक माइंडसेट बना दो। दूसरा क्या है कि जब भी एक सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि यूपीएससी में एग्ज़ाम देना है, वो डायरेक्टली बस कि इंस्टीट्यूट से जुड़ गए। अब उनको ये लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ गए मतलब सारी पढ़ाई अब वो इंस्टीट्यूट करा देगा। ये पॉसिबल है ही नहीं, स्पेशली यूपीएससी के केस में। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के केस में, इंस्टीट्यूट आपके लिए फैसिलिटेटर का काम करता है। अल्टीमेटली आपको ही वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। यूपीएससी के केस में ये और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत डायनामिक्स होते हैं इसमें। जो पेपर्स आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें आपको अपना जो मेंटल एबिलिटी है वो बदलना पड़ता है। उस तरह से फाइन ट्यून करना पड़ता है उसको। कि जब क्योंकि क्वेश्चन तो आ जाएगा कहीं से कुछ भी। इट डिपेंड्स कि आपने पीछे मेहनत कितनी की है। जो आप पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। मैं स्पेशली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। जो भी आपने पढ़ा है ना वहाँ से आएगा ही नहीं।
लेकिन जो आएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, लॉजिकली आप सोचते हो, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो, तो अब फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। मेंस में फिर भी ठीक होता है। मेंस में तो क्या है ना कि अब आपको पता रहेगा कि ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, इस तरह का आंसर राइटिंग आएगा, तो आप ऊपर अब डिपेंड करता है उस समय भी किस तरह का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, क्या है। तो यहाँ पर जो दूसरा मैं कह रहा था कि जो यूपीएससी में एस्पिरेंट्स आते हैं, उन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सिर्फ़ इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर रह जाते हैं, कि वही सब करा देंगे, मेरा निकल जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। आपको अपनी मेहनत करनी है, पूरा डेडिकेशन आपका होना चाहिए। अगर मैं जस्ट परसेंटेज में बताऊँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हार्डली 10% आपकी मदद करते हैं, 10 से 15% कह लो, 20% कह लो ज़्यादा से ज़्यादा। 80% मेहनत आप ही को करनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्या है, मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अ, खो जाते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते। खोने का मेरा मतलब ये है कि आज इससे मिले, उसने कहा कि यार ये बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, वो डर आ जाएगा कि यार ये तो ये वाली बुक्स पढ़ रहा है, चलो ये ले लेते हैं। ये तो वास्ट है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है यूपीएससी के अंदर पढ़ाई करने की। आपको अपने चीज़ों पर स्टिक रहना है कि मैं ये अपना बुक पढ़ रहा हूँ, ये बेसिक बुक है, इसको मुझे खत्म करना है और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये बुक्स का आप इस्तेमाल करोगे तो आप क्लियर कर लोगे। आई थिंक कि ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है एंड जो ये एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा आई एम श्योर इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताया। लेकिन अगेन बताना पड़ता है बार-बार ताकि याद आ जाए। दैट्स इट। तो जैसे अभी यूपीएससी किसी को करना है, तो ऑन एन एवरेज टोटल कितना खर्चा होगा मेरा, अगर मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए मुझे यूपीएससी क्लियर करने में? हाँ, अगेन कोचिंग फीस इंक्लूड करके पूछ रहा आई थिंक जहाँ तक खर्चे की बात है अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कोचिंग करना चाहते हो। हूँ। ना सपोज़ आप घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते। आप किसी टियर 2 सिटी में हो या फिर कहीं और हो मेट्रो में नहीं हो आप, तो वहाँ आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है और आप घर पे हो, घर पे तैयारी नहीं कर सकते, आपको दिल्ली आके ही पढ़ना है, तब तो अच्छा खासा रुपए लगेगा। आपको ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन करनी है, किसी भी करोल बाग है, राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, लोग जानते हैं। तो वहाँ पर जब आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे रहने का खर्चा होता है, हॉस्टल का खर्चा होता है, तो वो तो बहुत अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है। उसमें तो मुझे ध्यान नहीं है बट एक-एक कोर्स आई थिंक जीएस की ही तैयारी करनी है तो फिर लाख, डेढ़ लाख तो आराम से लग जाते हैं, डेढ़ लाख, 2 लाख। सिर्फ़ जीएस की, फिर ऑप्शनल की तैयारी वो अलग हो गई। जब आप क्लासरूम में बैठ के करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत खर्चा है। फिर आपको हॉस्टल का, पीजी का खर्चा देना होगा, जो भी आप दोगे, उसके लिए हर महीने का कम से कम 15-20 हज़ार मान के चलिए। वो भी अलग-अलग तरीके के होते हैं। वो तो फिर अच्छा खासा खर्चा है। जो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है, ऑनलाइन से बहुत लोग एग्ज़ाम निकालते हैं। मैंने वही पहले ही बताया कि कोचिंग आपको एक फैसिलिटेटर का रोल निभाता है। वो आपका एग्ज़ाम अल्टीमेटली आप ही क्रैक करते हो, आपकी मेहनत होती है। अल्टीमेटली क्या है कि आपको एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। अब चाहे वो ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट में आपको वो डायरेक्शन मिल रही है या फिर ऑनलाइन से मिल रही है। ऑनलाइन में इनफैक्ट मैं तो कहूँगा स्टडी आईक्यू ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब जिस तरह से हमने चीज़ों को फैसिलिटेट करना स्टार्ट किया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल मेंटरशिप। एक हमेशा ये डाउट रहता था ना कि लोगों को कि ऑफ़लाइन में वो डायरेक्टली टीचर से इंटरैक्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर नहीं हो पाता। एक-एक क्लासरूम में 200 500 बच्चे अगर बैठे हैं, आप कैसे इन टीचर से इंटरैक्ट कर पाओगे? लेकिन यहाँ पर जैसे हमने ऑनलाइन में वो सब स्टार्ट किया देना पर्सनल मेंटरशिप कि आपको एक डेडिकेटेड पर्सन होगा, कभी भी कोई भी डाउट हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। और वो जो मेंटर होते हैं, वो मेंस निकाले हुए होते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, दिया हुआ है, एक सर्टेन लेवल तक। तो इस तरह की एंड नॉट जस्ट स्टडी आईक्यू बहुत से इंस्टीट्यूट दे रहा हूँ आई एम श्योर। मैं जैसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब ऑनलाइन अगर आप करोगे फॉर एग्ज़ाम्पल तो हार्डली आपका 20,000 30,000 रुपए में आराम से बस वो कोर्स देना है, बाकी तो आप घर पे हो। आपको परिवार का सपोर्ट है, घर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आराम से आप कर सकते हो। क्यों जाना है कहीं जाके इतना पैसे खर्च करने? तो 30,000 रुपए में यूपीएससी हो सकता है आराम से ऑनलाइन। हो सकता है। वाओ! एंड ऑफलाइन में तो फिर 5 लाख 8 लाख रुपए भी हाँ, लग हाँ, सकता उसका है। फिर कोई लिमिट नहीं है ना, आप कितने साल तैयारी कर रहे हो। हुँ। ऑन एन एवरेज कितने साल लगता है? हाँ, टाइम का जहाँ तक कितना लगना चाहिए? बात है देखिए अगेन इसमें मिनिमम 1 साल 1 साल क्या कम से कम 2 साल तो लगना ही लगना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। हुँ। 2 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 साल तो पूरा प्रिपरेशन का आपका हो गया। फिर इसका जो पूरा साइकिल होता है वो पूरे साल भर का होता है इस एग्ज़ाम का साइकिल। प्रीलिम्स होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार मई में प्रीलिम्स है। मई में प्रीलिम्स होगा। उसके कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा महीने डेढ़ महीने में। हो सकता है पहले भी आ जाए।
फिर उसके बाद आप मेंस की तैयारी करते हो, साथ ही में कर रहे हो तो फिर मेंस का पेपर आपको देना होता है। सितंबर-अक्टूबर में मेंस का पेपर आप दोगे। फिर उसके बाद मेंस आपका निकला तो इंटरव्यू के लिए पूरा बुलाया जाएगा। वो करते-करते रिज़ल्ट आते-आते मार्च हो जाता है। अभी जो लास्ट रिज़ल्ट आया था जैसे फ़रवरी-मार्च में। तो ऑलमोस्ट वो 1 साल तो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया और कम से कम आपको डेडिकेटेड 1 साल पढ़ाई के लिए चाहिए इसके अंदर। मतलब उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड दैट टू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मतलब अगर आप 1 साल में करना चाहते हो, तो आपको फुल डेडिकेशन से करना है और फुल डेडिकेशन का ये मतलब नहीं है, बहुत लोग गलत ले लेते हैं कि भाई यूपीएससी के एस्पिरेंट 18-18 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटे, कुछ नहीं। वो कर रहे हैं तो पता नहीं किसके लिए पढ़ रहे हैं, नहीं पता मुझे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली? कुछ भी अगेन इट डिपेंड्स टू आप फुल कंसंट्रेशन से अच्छे से पढ़ो, फ्रेश जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो आराम से 8 घंटा 7-8 घंटा आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ो। स्टडीइंग फॉर 18 आवर्स इज़ अ हाँ, मिथ। इस हाँ, हाँ, आप बस टेबल के सामने बैठे रहो, दिमागी इससे अच्छा है कि अपने माइंड को रिलैक्स करो ना, अपने आप को प्रिपेयर करो। हुँ। सोशल मीडिया वगैरह मैं ये नहीं सजेस्ट करता कि बंद ही कर दो, लेकिन सोशल मीडिया आज के डेट में अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे वो न्यूज़ बताने के लिए हो, मतलब आपकी वीडियोज़ चीज़ों कैसे देखेंगे फिर? सोशल मीडिया बंद कर दिया तो? नहीं, वो ठीक है, मैंने कई जो एस्पिरेंट्स हैं जो क्रैक किए हुए एग्ज़ाम वो ये कहते थे कि वो सोशल मीडिया वो इंस्टा और ये सब बंद कर देते हुँ, और यूट्यूब को वो फ़ॉलो करते। ओके। उससे थोड़ा हो जाता है ना अगेन हर एक पर्सन की अपनी क्षमता होती है। कोई इंस्टाग्राम खोला उसमें वो न्यूज़ कोई चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, तो उसको वही चीज़ें दिखेंगी और एल्गो भी वैसे ही काम करता है, जो चीज़ आप देखोगे उसी हिसाब से आपको चीज़ें दिखती हैं। तो तब तो आपके लिए बेनिफिट है। अब आप पूरा फ़िल्म एक्टर और ये सब में लग जाओगे, बाकी एंटरटेनमेंट चीज़ों में चले जाओगे, तो फिर वो ऐसा होगा, इसलिए डिस्ट्रैक्शन होता है। डिपेंड्स कि आप किधर देखना चाहते हो। आपके हिसाब से यूपीएससी के करिकुलम में क्या चेंजेज़ होने चाहिए? आई थिंक अभी इट्स अ हाई टाइम कि कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्या होता है कि कई बार स्पेशली ऑप्शनल को लेके, जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑप्शनल का पेपर होता है इसमें। अ, क्या है कि कोई आपको एक पेपर चूज़ करना होता है, एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस ले लिया, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। तो ये जब कोई चूज़ कर रहा होता है, तो उसमें डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं कई बार। कभी पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, कोई किसी का ईज़ी आ गया। तो जो जीएस के मार्क्स होते हैं फिर वो उतना मैटर नहीं करते, सारा इसके ऊपर खेला आ जाता है कि आपने ऑप्शनल में कैसा परफ़ॉर्म किया। तो वहाँ पर कुछ मेथड निकालना होगा या फिर ये भी चर्चा होती है रिफ़ॉर्म लाने की कि आपको ऑप्शनल निकाल दो, हटा दो एक तरह से। आप पूरी तरह से इसमें आ जाइए मतलब जीएस के पेपर के ऊपर आ जाइए। प्लस क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर वगैरह हो गए, अभी तो इस बार तो बोली है यूपीएससी ने कि हम आंसर पहले ही निकाल देंगे। हर प्रीलिम्स के बाद कुछ ना कुछ होता है कि 1-2 क्वेश्चन आजकल गलत हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ जा रही है। तो और इसमें तो क्या है कि 0.5 मार्क्स से पूरा आपका जीवन इधर से उधर हो जाता है। आप प्रीलिम्स निकालोगे कि नहीं निकालोगे, वो 0.5 मार्क्स से हो जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं दिया और यूपीएससी से ये मिस्टेक हुई है एंड यूपीएससी जैसी बॉडी ये सब मिस्टेक नहीं कर सकती। बाकी के एग्ज़ाम में तो होते आ रही थी चीज़ें, लेकिन ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो। आई थिंक कि अब थोड़ा-सा सुधार करेंगे। इन्होंने बोला है कि हम नॉर्मली पहले क्या होता था कि आंसर भी नहीं मिलता था। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब पूरा साइकिल खत्म हो जाता है, तब वो आंसर रिलीज़ करेंगे। अब इनका कहना है कि अब प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही वो आंसर रिलीज़ कर देंगे। देखते हैं, सुधार होता है, थोड़ा-थोड़ा हो रहा है धीरे-धीरे, बट अभी भी आई थिंक कि और डायनामिक बनाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यूपीएससी का एक कोचिंग माफिया बन गया है एंड जो मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्री एंड लोग बोलते हैं कि इट हैज़ बिकम लाइक अ स्कैम। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे एंड क्या है यूपीएससी कोचिंग माफिया का सीन? माफिया कुछ नहीं, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक डर जैसा दिखाना, कि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ोगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये जो डर है ना, वो गलत है एंड हुँ। स्पेशली वही मैं कह रहा हूँ यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आप खुद से निकाल सकते हो चीज़ों को। आई थिंक ऑनलाइन रिसोर्सेज़ फ्री में इतनी अवेलेबल हैं, तो ये कह देना कि आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, ये एकदम गलत होगा। तो आपको दिखाया जाता है, ये कहा जाता है कि देखो आपके लिए 1 सीट बची है या 1 ही सीट तो लेना है। तो ये सब जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, आई थिंक ये प्रॉब्लमैटिक है। सिंपल ये होना चाहिए कि आपको यूपीएससी कोचिंग से जुड़ना है एज़ हेल्प के लिए, आपको एक दिशा दिखाने के लिए कि कहीं आप दूसरे राह पर ना भटक जाओ। मतलब अगर आपको कोचिंग करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आप न्यूज़पेपर खोल रहे हो, सपोज़ हर एक यूपीएससी का एस्पिरेंट न्यूज़पेपर पढ़ेगा रोज़। अब आप न्यूज़पेपर खोल रहे हो, उसमें तो हज़ार चीज़ें हैं ना।
आपको इंस्टीट्यूट ये गाइड कर देगा कि यार किस पे आपको फ़ोकस करना है। फिर धीरे-धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये न्यूज़ रेलेवेंट है, ये इर्रेलेवेंट है। तो उससे क्या है आपकी जो प्रोसेस है, जो यूपीएससी की तैयारी है, वो काफ़ी रिफाइन हो जाती है। कम टाइम में आप अच्छे से मतलब कोई नया यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो वो तो एक न्यूज़पेपर में 3 घंटे लगा देगा। लेकिन जब आप चीज़ों को समझ जाओगे प्रोसेस को विथिन 10-15 डेज़, उसके बाद 30 मिनट्स में, 45 मिनट्स में आप पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लोगे, जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है तो अगेन यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि डराना नहीं है और वो अगर डरा रहे हैं बच्चों को तो दैट इज़ व्हाट ये थोड़ा-सा टर्म चल गया है कि माफिया और वैसे बेसिकली फ़ियर सेल कर रहे हैं वो, हाँ, ऐसे पीयर हो सेल गया। करना। मैं 12th फ़ेल देख रहा था, हुँ, तो हुँ। उसमें एक इंटरेस्टिंग सीन ये था कि जहाँ पर एक स्टूडेंट को एडमिशन अगर देनी है वहाँ हुँ, पर हुँ। तो उनका अगर रैंक वो इंस्टीट्यूट से नहीं भी आया तो उनको बोलते हैं कि थोड़ा पैसे ले लो और आप बोलो कि हाँ, आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हुए हो एंड देन उनको ऑफ़र किया जाता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्री में होता है? यार मैंने ऐसा देखा नहीं है फ्रैंकली अब कई हुँ। लोग कहेंगे कि सर आप तो इसमें हो करके, लेकिन ऐसा नहीं देखा है मैंने कि डायरेक्टली ऐसा हो, लेकिन होता होगा, हो सकता है होगा इसमें। मैं आपको कि बताऊँ तो जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके पास कोई रैंक नहीं आया हुँ। सपोज़ तो अब उसको तो दिखाना है, अपने कोर्स को सेल करना है। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि वो दूसरे किसी एस्पिरेंट को जिसने क्रैक किया हो एग्ज़ाम, उसको बोल दे कि हम इतना पैसा देते हैं, बोल दो कि इतना लेकिन यहाँ पर अगेन अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी आईक्यू की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास क्लियर कट है कि अगर हमारे 200 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, तो उसमें से हम ये चीज़ क्लैरिफ़ाई कर देते हैं कि ये अलग-अलग प्रोग्राम से आए हैं। जैसे हमारे फाउंडेशन बैच जिसने लिया था, तो उसमें कौन सेलेक्ट हुआ है? हमारे जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वो इसमें से हुँ। कौन से बच्चे हैं? जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जॉइन किया है जिन्होंने, मतलब जो प्रीलिम्स निकाल देते हैं, उनको फ्री में हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम देते हैं कि करोल बाग में अब दिल्ली में आना, खाना-पीना, रहना, क्योंकि उनको वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करानी होती है बहुत कुछ है। तो वो अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं। तो वो तो हम दिखा के देते हैं बच्चों के साथ। तो वो चीज़ें हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, हो सकता है ये होता होगा। बट मैं आपको बताऊँ तो सीए में ना एक क्लासेस थे, तो उन्होंने क्या किया था सिमिलर चीज़ की थी। तो सीए में 50 ऑल इंडिया रैंक आते हैं एंड मैंने सीए किया हुआ है बाय द वे। नहीं। तो वो क्लासेस ने क्या किया था कि जो जिसका रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 3 या 4 था, उसको रिक्वेस्ट किया था कि टेक 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम अस एंड आप बोल दो कि आपने हमारे क्लासेस से पढ़ाई की है एंड वो ले लिया था एंड देन ये बाहर पता चल गया था लोगों को कि ये इंडस्ट्री में हुआ है। तो मैं भी शॉक हो गया था कि यार ये एक सीए के क्लास में ऐसे हुआ है, तो मतलब ये बाकी के इसमें भी जैसे हुँ। आई थिंक आईआईटी, जेईई में जब क्लासेस हाँ। होते हैं, उधर भी ये ऐसा प्रैक्टिस होता रहता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यूपीएससी में भी ऐसा कॉमन है यूपीएससी या में नहीं? नहीं उतना ऐसे कॉमन नहीं है क्योंकि ये थोड़ा-सा अगेन आपके एथिक्स पर सवाल उठता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखो अगर आप ये दिशा में जा रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, तो जो एस्पिरेंट है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठेगा ना जिसने क्रैक किया है। उसका तो पूरा लाइफ है, उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, उसके पास इतनी पावर आएगी, इतना और अभी से अगर वो सवाल उठ जाएँगे उसके ऊपर, तो क्या आगे काम कर पाएगा? तो ये यूपीएससी का फ़ील्ड थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है और मुश्किल है यहाँ पर इस तरह से कन्विंस करना कि वहाँ पर बच्चा गया ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है और उसको पैसे देके ये बोल दिया हो। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा नहीं है, मेबी शायद कुछ हुआ हो। और इसमें आपने बताया कि ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बहुत अवेलेबल है फ्री में, जिसको यूपीएससी राइट। क्लियर करना है। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ 2 और 3 फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज़ अवेलेबल फॉर एनीवन टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम? आई थिंक यूट्यूब सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। कौन से चैनल्स आप रिकमेंड करोगे? एक तो स्टडी आईक्यू, आईएएस फॉर श्योर वो तो है ही। बहुत सारे हैं, आई थिंक बहुत कॉमन है इसमें। हुँ, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं। हुँ, आई थिंक अब स्टडी आईक्यू का एक ख़ास बात ये रहता है ना कि कोई भी टॉपिक आप ले लो, मतलब दुनिया में कहीं पर कुछ भी चल रहा हो दुनिया में चल रहा हो, भारत में कोई स्कीम आई हो, तुरंत आपको एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। आई थिंक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको इसी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, कि वो सर्च करते हैं कि वो कीवर्ड डाल देते हैं प्लस स्टडी हुँ, आईक्यू लिख देते हैं। राइट। आपको मैं भी वही करता था। तो वही होता है एक्चुअली कि वो कीवर्ड डालते हैं, आज कोई स्कीम आई और स्टडी आईक्यू पे आपको वो करेक्ट। अवेलेबल होगा ही होगा। प्लस हमारे यहाँ सारा जो जो जर्नी मतलब जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो, एमसीक्यूज़ वगैरह सब कराते रहते हैं, ये सारी चीज़ें। इस तरह से यूट्यूब के सभी इंस्टीट्यूट आप एक 10 मिनट का वीडियो बनाते हो, राइट, उसमें आपको कितना टाइम लगता है रिसर्च करने में? डेढ़ घंटा, 2 घंटा? आराम से मतलब पहले तो और ज़्यादा लगता था हुँ, बट ड्यू टू एआई के आने की वजह से काफ़ी हेल्पफुल भी हो गया है। ओके। कि जो जो रिसर्च में बहुत घंटों तक एक ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें से एक छोटा-सा चीज़ निकालना है।
वो निकालने में बहुत टाइम लग जाता कैसे है। रिसर्च करते हो आप? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ टॉपिक यू शॉट वेरी रिसेंटली एंड आपने 2 घंटे क्या रिसर्च किया था उस पे? कैसे रिसर्च किया था? हाँ, तो सपोज़ सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान वॉर ही चल रहा है, हाँ, ठीक है? अब यूएस ने अचानक से अटैक कर दिया, यूएस इज़राइल ने मिलके। तो अब उसको हम खोलेंगे सर्च पे जाएँगे गूगल पे पहले तो, ठीक है? उसमें कई आर्टिकल्स आ जाएँगे। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है? पहले तो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है? फिर कई सारे हम ब रिसोर्सेज़ को देखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है जितने भी, क्योंकि इस तरह की जो खबरें होती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में सही चीज़ जानकारी आपको मिल जाती है। तो वहाँ पर पहले हमें सर्च करना होता है, देखना होता है, समझना होता है। फिर उसके बैकग्राउंड में जाना होता है हमें। उसके लिए फिर एक अलग सर्च हमारा चलता है एंड स्पेशली वही मैंने बोला इस केस में एआई बहुत हेल्पफुल हो गया है, जो डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। कौन से टूल्स यूज़ करते हो आप? क्लॉड, हाँ, क्लॉट करते हैं जो भी मतलब जितने भी हैं ना ऑलमोस्ट परप्लेक्सिटी आ गया है परप्लेक्सिटी, हाँ। चैटजीपीटी, हाँ, क्लॉड। चैटजीपीटी है ये, जेमिनी इनफैक्ट बहुत अच्छा हो गया है। हुँ, मैं तो ये कहूँगा। जेमिनी ने गज़ब कर दिया मतलब उसका जो फैक्चुअली जो पहले वो रॉन्ग था, पहले जो चीज़ प्रॉब्लम थी, उसको रिज़ॉल्व कर दिया उसने काफ़ी हद तक। हुँ। जेमिनी बहुत गज़ब का कर रहा है। बट आप फिर भी कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हो एआई पे राइट? हाँ, बिकॉज़ तो आई कुछ हैव टू क्रॉस फैक्चुअल चेक आई हैव टू क्रॉस इनएक्यूरेसी चेक। होगी मैं तो। 2-3 एआई से फिर उसको क्रॉस चेक अच्छा, करता हूँ, आर्टिकल्स में भी फिर देखता हूँ, ओके। तब हो पाता है। फिर भी कभी हो जाता है किसी एक वीडियो में बाई चांस कुछ गलत हो जाता है। हुआ है कभी ऐसे? होता है बच्चे फिर कमेंट जो करके? जो देख रहे हैं वो बता देते हैं अच्छा, कि ये हुआ है, बट वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि हो जाता है हुँ। कभी। नाइस। लेट्स डू वन इंटरेस्टिंग सेगमेंट हियर। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस जो है, मैंने उसका लिस्ट बनाया है एंड ओके, दीज़ आर क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स वांट एन आंसर टू। तो बेसिकली आपका ओके। नाम टाइप किया, हाँ, तो मोस्ट गूगल्ड में क्या सबसे पॉपुलर आता है, उसके जवाब आपसे लेंगे आज। ठीक है? तो ये अच्छा। आपके लॉयल फैन्स हैं जो जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, 5-6 क्वेश्चंस हैं। ओके। तो आपको बेसिकली यू कैन चूज़ नॉट टू आंसर आल्सो अगर कुछ पर्सनल हो रहा है, बट या दीज़ आर सम क्वेश्चंस व्हिच पीपल वांट एन आंसर टू। तो वन बाय वन आई एम करके डूइंग दिस फर्स्ट टाइम प्रोबब्ली। चलो लेट्स गो। तो या एवरीवन वांट्स टू नो ये सब सवाल के जवाब। तो ठीक है लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एकदम सिंपल सा है, हू इज़ अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू? A simple UPSC simple educator. ओके। इज़ अंकित अग्रवाल द फाउंडर ऑफ स्टडी आईक्यू? No. ये लोगों को मिसकंसेप्शन है क्या? हाँ, मिसकंसेप्शन बिकॉज़ वो मेरे वीडियोज़ आते हैं ना सामने, हाँ, तो नो, नो। अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू एज? चलो कभी और बता देंगे। ओके डन। अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू क्वालिफिकेशन? I have done graduation in economics and post-grad in public administration. अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू सैलरी स्लैश नेटवर्थ? अरे कुछ नहीं है सच में मतलब बहुत सिंपल है। वो जो बताया ना सिंपल एजुकेटर वही है बस। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हुई जब आपने पैसा कमाना शुरू किया? हाउ वाज़ योर लाइफ़स्टाइल बिफोर यू स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड हाउ इज़ इट नाउ? हाँ, मतलब लाइफ़स्टाइल यार वो होता ही है, आप एक एस्पिरेंट रहते हो जब, सबको पता है यूपीएससी का एस्पिरेंट कहीं भी रह रहा है, कैसे भी रह रहा है। बट ठीक है, मुझे ना मतलब मुझे अच्छा खाना-पीना चाहिए होता है, कोई गंदी आदत नहीं है। क्या होता है ना ज़्यादातर लोगों का पैसा उधर चला जाता है कुछ गलत चीज़ों में, So you इधर don't उधर। drink, you don't नथिंग, नो, smoke, नो, nothing. कुछ नहीं है। Wow. तो मेरा ले दे के पैसा कहाँ खर्च होगा? अच्छा खाना-पीना, मुझे अच्छा खाना-पीने में शौक है। कभी घूमने गया तो अच्छा रहने का मुझे शौक है उसका, बस यही है। तो चेंज हुआ है, जो-जो शौक शायद था पहले, नहीं कर पाते थे, तो अभी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बता ही रहा था मुंबई अभी आया हुआ हूँ, तो बचपन में देखा था गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताजमहल होटल है, तो उस बचपन से मेरे माइंड में था कि कब कभी रुक पाऊँगा, नहीं रुक पाऊँगा कभी। तो लास्ट 2 साल पहले आया था वहाँ पे, तो 1 रात रुका मैं। टाइम नहीं था लेकिन फिर भी वो एक बचपन का वो था ना हुँ, सामने गेटवे ऑफ इंडिया के वो देख रहा था मैं उस करेक्ट, चीज़ को, क्या बात तो है। ये चीज़ है। वेरी टचिंग, वेरी इंस्पायरिंग। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ड्रिंक नहीं करते हो तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो सकती है? वैसे मैं भी ड्रिंक नहीं करता हूँ बाय द वे, बट बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि नेटवर्किंग नहीं हो पाती है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो जाती है। यू द कन्वर्सेशंस दैट यू हैव व्हाइल ड्रिंकिंग आर द मोस्ट रॉ एंड रियल। तो आपको क्या क्या लगता है? मुझे तो मैं बताऊँ किसी में पार्टी में रहता हूँ ना मैं, एंड आई थिंक बहुत लोग शॉक्ड भी होंगे क्योंकि मेरा वो शायद इमेज भी नहीं है ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का ऐसा लगता होगा या मतलब कोई मैं मज़ाक भी शायद बहुत कम करता हूँ वीडियो में। हुँ। बट मैं किसी शादी में या किसी पार्टी में जाता हूँ ना सबसे ज़्यादा पिया हुआ मैं ही लगता हूँ ऐसे।
सच में एक बार एक बार नॉर्थ ईस्ट गया था मैं अपने फ्रेंड के शादी में एंड वहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे फ्रेंड को जाके बोल रहे हैं कि भाई अपने दोस्त को सँभाल यार, वो हालत खराब होगा। मैं पिया हुआ नहीं हूँ। हाँ। मैं मस्त बिंदास एन्जॉय कर रहा हूँ, खूब नाच रहा हूँ। एक नॉर्मल मतलब बहुत एन्जॉय करता हूँ। यही चीज़ है और कोई अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं लगता कि कहीं से अगर कुछ है आदमी कोई ड्रिंक कर रहा है बस एक ग्लास लेके सोडा लेके बस खड़ा हो जाता है। यही है हाँ। बढ़िया है, कोई वीडियोज़ है आपके ऐसे में पार्टीज़ में डांस करते हाँ, हुए? हाँ, होंगे आई थिंक इंस्टा पे एक डाला भी था। अच्छा डाला है? चल बहुत पहले का होगा आई थिंक वो देखा नहीं होगा किसी तो ने। गाइस इंस्टा से ले लेना और ये क्लिप प्ले कर लेना जब ये चालू हो रही। नेक्स्ट नेक्स्ट वन अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू वाइफ स्लैश मैरिड और नॉट? हाँ, मैरिड ओके चलो जवाब मिल गया। लास्ट क्वेश्चन तो अंकित अग्रवाल स्टडी आईक्यू इंस्टाग्राम एट अंकित मे 28 इज हिज बर्थडे ऑन 28th मे। हाँ, अच्छा आपका वो बर्थडे। एक्चुअली पता नहीं मेरे को याद है मैं 9th क्लास में 8th में 7th-8th में शायद, वो स्टार्टिंग में ही जब आया था कि अब कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, इंटरनेट एज आया था, सब लोग ईमेल आईडी वगैरह बना रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में वो रख दिया था क्या बनाऊँ? तो उसमें सब यही कहते थे अपना डेट ऑफ बर्थ को उसमें मैच कर लो, तो अंकित में 28 मैंने कर दिया था। वो तब से वही चलते आ रहा है, फिर मैंने भी चेंज नहीं किया कि बहुत लोगों ने कहा एक ऑफ़िशियल होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है चल रहा है चलने दो। बट सबको इससे पता लग जाता है एंड मैं कहीं पे वो डालता भी नहीं हूँ बर्थडे का, लेकिन फिर भी मैसेजेस आ जाते हैं समझ के लोगों के कि भाई अंकित में 28 है मतलब बर्थडे है। वाओ अमेजिंग। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके आपका रॉ अनफिल्टर्ड साइड देखने मिला है आज। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर अंकित अग्रवाल व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? इफ नॉट स्टडी आईक्यू देन व्हाट? इफ नॉट स्टडी आईक्यू देन व्हाट? अ, वो कहीं प्रोटेस्ट कर रहा होता है समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए कहीं कुछ ओके। तो हो रहा होता है, मेबी शायद। हाँ, आपको पॉलिटिशियन बनना है कभी? नहीं, नहीं बन नहीं, क्यों? बहुत मुश्किल है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। आप झूठ नहीं बोल सकते हो। हाँ, बहुत मुश्किल है। राइट। एंड आपका डेली रूटीन कैसे रहता है अभी एट प्रेज़ेंट? अ अ, अभी क्या है ना मैं जब से डॉटर हुई है मेरी, बच्ची हुई है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही लगभग उसी में समा गया है मतलब मेरा पूरा डेली का। कोशिश यही रहता है कि वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, डिपेंड करता है कि कई बार जैसे वॉर स्टार्ट हो गई, टॉपिक ज़्यादा आ गए, तो उसमें टाइम चला जाता है। बट कोशिश यही रहता है कि कितना बच्चे के साथ खेल सकूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो वही है, अब जिम वगैरह भी थोड़ा-सा बीच में स्टार्ट किया था लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से फिर रुक गया, फिर कोशिश करूँगा। तो यही है रूटीन नॉर्मल है बस। कोशिश वही वो एक हर एक इंडियन का रूल्स रहता है ना कि टाइम नहीं है। वही वाली चीज़ें हैं। बट आई थिंक निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। फादरहुड ने कैसे लाइफ चेंज किया? हुँ। फादरहुड ने लाइफ कैसे चेंज हाँ, की? बहुत ज़्यादा आई मीन जो एक अंडरस्टैंडिंग आई है ना कि एक पैरेंट क्या होता है, पैरेंट के दिमाग में क्या चलता है अपने बच्चे के प्रति, वो एक अलग ही दुनिया के नज़रिए से आप देखने लगते हो। अभी तक आप मुझे लगता है शादी से भी ज़्यादा, मैरिज से भी ज़्यादा जो एक बदलाव आता है वो फादरहुड में आता है, बच्चा होने के बाद। और तब समझ में आता है कि हाँ, एक्चुअली दुनिया में स्पेशली जब डॉटर है आपकी, अब समझ में आता है कि क्यों डॉटर को लेके लोग इतने सेंसिटिव होते हैं। एक डर-सा बना रहता है हमेशा इस दुनिया में कैसे क्या होगा। कैसे आप अपब्रिंगिंग कर रहे हो एंड व्हाट वैल्यूज़ आर यू टीचिंग योर डॉटर? आई थिंक कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अभी तो बहुत छोटी है वो, बट आई थिंक जो भी करूँगा, आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के अंदर जब आप रह रहे हो। तो किसी भी पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई कितना भी छोटे से छोटा पर्सन हो, कोई कितना भी बड़ा हो, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं वैल्यूज़ बाकी तो दुनिया है, सोसाइटी है, वो सब सिखा देती है। आई थिंक जो जर्नी है ना, जो इंसान खुद जी रहा होता है, उस जर्नी से गुज़र रहा होता है, जो एक्सपीरियंस फेस करता हो, वही अल्टीमेटली आपको सिखाती है। कोई माँ-बाप या कोई कुछ सिखा नहीं सकता। आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें किए थे जिसकी वज़ह से आप डिसिप्लिन्ड या आप अ, एकदम लाइक हाँ, आई थिंक एजुकेटेड बचपन थे? से वो जो एक पंक्चुअलिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरी मॉम इस पे अक्सर फ़ोकस किया करती थी, कोई भी पर्सन है किसी को अगर आप टाइम दिया आपने,
उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एंड एथिकल वैल्यूज़ वही बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आपने किसी को एक कोई चीज़ कमिट कर दी है, तो आपको उसको निभाना चाहिए। लॉयल्टी, आप लॉयल्टी बहुत सही हो, इसलिए आप स्टडी आईक्यू से इतने साल से हो। हाँ, आई एम श्योर आपको ऑफर्स वगैरह तो आते होंगे, बाकी कोई ठीक है। सेंटर से। हाँ, हाँ, तब राइट। फॉर मी स्टडी आईक्यू इज़ और एक ऐसा कौन-सा कोट है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है? ये मैं अक्सर इस पे डालता हूँ। हुँ। इनफैक्ट मेरे लिए जैसे एक कोट है, मैं सीए की जब पढ़ाई करता था तब मैं वॉल पे चिपकाया था, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ हाँ, ये मैं हासिल करनी है हिस्ट्री इज़ तो ये क्रिएटेड ज़्यादा। हिस्ट्री इज़ क्रिएटेड बाय पीपल विथ courage and wisdom and courage is individual, wisdom comes with experience. हुँ, वेरी डीप। ये मैं व्हाट्सएप स्टेटस है मेरा। वाओ! History is created by people with courage and wisdom. हुँ, Courage comes from an individual and wisdom comes from experience. एक्सपीरियंस। Hmm, quite deep. सही है। अमेजिंग कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस। बहुत-बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं आज लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, नॉट इवन हाइपिंग यू अप, बट काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं मैंने आपके एंड बहुत हेल्प हुई है मेरे सीए जर्नी में, प्लस मेरे इंटरव्यूज़ में जब मैं जॉब के लिए ढूँढ अप्लाई कर रहा था, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस पूछते थे। Thank you so much once again. A lot of people have been benefited from your content. Keep up the great work. Special thanks to Gaurav Bhaiya, also Gaurav Garg Bhaiya, founder of Study IQ, जो उन्होंने कनेक्ट भी कराया एंड सेकेंडली लाइक ही इज़ आई टोल्ड हिम आल्सो कि आपके मैंने सारे वीडियोज़ देखे हुए स्टडी आईक्यू पे एंड like you guys are doing some tremendous work. So thank you, big thank you to both of you for making this happen and all the best. थैंक यू सो मच कुशल एंड जब मैंने आपका पूरा चैनल देखा एंड आई वाज़ आल्सो सो इंस्पायर्ड कि यार आप अभी से इस उम्र में ही आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है। आई मीन जिस तरह से पॉडकास्ट पे आपके लोग आ रहे हैं, आपका एक दूसरा वेंचर भी है। मतलब व्हाट मैन लाइक इस एज में इतना कुछ कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड आई थिंक यू विल ग्रो बिग टाइम फ्रॉम हियर Hmm. एंड हम आएँगे, फिर आएँगे, आपसे बात करेंगे Definitely. एंड फिर ये वाली बात करेंगे कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। Wow, this means a lot. Made my day, honestly. And thank you so much coming from someone like you who I look up to. This really means a lot and made my day. Thank you so much once again, sir, and wish you all the best. थैंक यू सो मच कुशल। Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।